बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और मौसम तो जैसे बदल रहा है, वहीं पर हमने ये देखा है कि सियासी हालात भी बदलते नजर आए हैं। गुज़िश्ता जो चंद दिनों में सूरत हाल लगी, ऐसे लगा कि मिनी इलेक्शन हो रहे थे। बिल्कुल, ओवर द वीकेंड बाय इलेक्शंस के जो रिजल्ट आ रहे थे, वो चाहे KPK के हों, पंजाब के हो या कल थरपारकर में जो इलेक्शन हुआ उसकी बात हो, तो सियासी सरगर्मियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और गर्मा गर्मी भी बढ़ गई, क्योंकि बयानात ऐसे आ रहे थे। उसको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ PSL का मेला सज चुका है जी, मैदान भर चुके हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हमें देखने में आ रही हैं। तमाम टीम्स की जानिब से कोई स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है तो कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस देता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, और हमने ये देखा है कि जैसे इफ्तिताई तकरीब हुई है, उसके बाद से जो मोमेंटम था वो ऐसा बिल्ड हुआ है कि कल रात तक जैसे मैचेस हुए हैं, बड़े अच्छे मैचेस हो रहे हैं। टीम्स लग रही है कि मतलब एक दूसरे का भरपूर मुकाबला करने जा रही हैं। तो PSL 6 में मुझे लग रहा है कि जबरदस्त मैचेस हम देखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जबरदस्त मैचेस देखेंगे। कल रात जो लग रहा था मुझे मुल्तान सुल्तान जीत जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गया और आज जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर जो हैं वो मद्दे मुकाबल होंगे। तो देखते हैं कि कौन जीता है। लाहौर कलंदर एक मैच जीत चुका है, अपना पहला मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जीत गया। तो इस पर भी बात होगी और भी बहुत कुछ है जो हमने आज आपको प्रोग्राम में बताना है। सबसे पहले हम चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। NS 221 थरपारकर ज़मनी इंतखाबात। पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह जलानी 1,03,502 वोट्स लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के निज़ामुद्दीन 50,553 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर। मरीम नवाज का डस्का का दौरा, कहा नून लीग ने मुखालिफों को नौशहरा में घुसकर मारा, वोट चोर पकड़े गए। वफाकी वज़रा का भी डस्का में पड़ाव। शिबली फराज ने कहा कि अब पैसे और धौंस की सियासत का खात्मा होने वाला है, ये सब एक हो चुके हैं। इमरान खान अकेला इनके खिलाफ खड़ा है। रमजान से पहले ही यूटिलिटी स्टोर्स पर खाने पीने की अशिया की कीमतों को पर लग गए। घी 48 रुपये फी किलो और कुकिंग ऑयल 29 रुपये फी लीटर महंगा हो गया। और अकाउंटिंग के इम्तिहान में दुनिया भर में टॉप करने वाली पाकिस्तानी तालिबा ज़ारा नईम डार बनेंगी आज हमारी मेहमान। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। तो सबसे पहले हम जरा मिनी इलेक्शंस की बात कर लेते हैं और कल होने वाले इलेक्शन NA 221 थरपारकर के ज़िमनी इंतखाबात के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो बरतरी लिए हुए हैं। बिल्कुल 1,03,500 वोट लिए हैं और सब आगे हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनके 50,000 5,500 वोट हैं। तो ऐसे लग रहा था कि बड़ा डिफरेंस है, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि जो पॉजिटिव नजर आई है कि बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। ज़िमनी इलेक्शन में भी टर्नआउट बड़ा अच्छा रहा है, चाहे वो KP हो, पंजाब हो या फिर बिल्कुल। और इसी के साथ साथ KP के इलेक्शंस की भी बात कर लें तो NA 45 में जो है वो PTI के फ़खर जमान जो है वो कामयाब हुए और नौशहरा में नून लीग ने मैदान मार लिया। बिल्कुल। और अभी डस्के के हवाले से खबरें आप तक पहुंच चुकी होंगी कि किस तरह से मामला है। डस्का का इंतखाब तो ऐसे लगा था मैदान जंग बन गया। अफसोसनाक ये भी रहा कि दो जाने भी चलेगी कीमती, और अभी भी बहस जारी है कि कौन जीता कौन हारा। मंगल के रोज इलेक्शन कमीशन अपना बयान बताएगा कि किस तरह से उन्होंने देखा है इलेक्शन को होते हुए और कौन जीता है कौन हारा है। लेकिन इलेक्शंस में जहां पर अच्छी चीज़ है कि मुकाबला हो, लेकिन एक चीज़ का अफसोस हुआ कि इस तरह से जो मार धाड़ है और कत्ल और एक दूसरे को झगड़ा करना, इस हद तक जाना, ये बड़ा बिल्कुल। बहुत सी ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें फायरिंग और असलहा जो है वो नजर आ रहा था। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग अबूजर एंड सिमरन। थैंक यू सो मच जी। मुसर्रत साहिबा, ओवर द वीकेंड हमने देखा पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो टॉप कर रही थी। बाय इलेक्शंस में एक नशिस्त PTI जीत सकी, दो जो है वो नून लीग ने जीत ली। डस्का का इलेक्शन जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हो सका। क्या हुआ डस्का के इलेक्शन में? दोनों तरफ से धांधली के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये बड़ी अनोखी बात है। बहुत शुक्रिया सीमल। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि जो हमारा बयानिया है जो 2018 के इलेक्शन के बारे में था और आज तक हमारा बयानिया वही है। अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन का बयानिया भी चेंज नहीं हो पाया। वो क्या है कि जहां जहां इलेक्शन होगा, जो सीट PMLN जीतेगी वो बिल्कुल ठीक ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन हुआ और वहाँ पे कोई रिगिंग नहीं हुई और इनकी वो सीट है। और अगर कहीं से PTI जीत गई तो फिर वहाँ पे धांधली हो गई है और सेम ये इनका एटीट्यूड है कोर्ट्स की तरफ। फैसला इनकी फेवर में आएगा
तो इंसाफ पे मबनी हुआ है, और अगर खुदा न खासा इनके खिलाफ आ गया तो इंसाफ सफा हस्ती से मिट गया। अच्छा, अगर हम 1 मिनट के लिए सपोज करें और हम इनके इस लॉजिक को मान जाएं कि गवर्नमेंट मशीनरी और गवर्नमेंट ने और इंतजामिया ने इनको इलेक्शन हरवाया है, तो फिर क्या ये सब कुछ करना हमारे लिए नौशहरा में पॉसिबल नहीं था? हमारे लिए ये सब कुछ करना वजीराबाद में पॉसिबल नहीं था? और बाकी जहाँ जहाँ पे बड़ा क्लोज और सारे ये जो थे मुकाबले थे तमाम जगहों पे, ये बड़े क्लोज थे गवर्नमेंट। और माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से पहले शीमल एंड अबू जर, आपको पता होगा कि वन साइडेड चीजें चलती थी कि गवर्नमेंट है, उनकी मशीनरी है, सब कुछ है, इलेक्शन उनका है ना। तो हमने सरकारी खजाने से कहीं वसाइल इस्तेमाल किए, और उसके अलावा इस तरह से इन्होंने जो मेरे लिए एज ए पोलिटिकल वर्कर जो सबसे ज्यादा दुख और अफसोस की बात है वो ये है कि इन्होंने डस्का के इलेक्शन को खून आलूद किया। एक सीट क्या थी, ये जीते या हम जीते। मुसरत साहिबा, जो फायरिंग के इंसिडेंट्स आए हैं उसमें एक वीडियो बड़ी ही प्रोमिनेंट रही जो बार बार चलाई भी गई, जिसमें आप ही के पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो खुद अपनी वहां मौजूदगी में फायरिंग करवा रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी तो ये वायलेशंस की गई, और आप जो कह रही हैं कि इल्जाम नूनली लगा रही है, अब तो इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज है उसमें भी डाउट्स और शुबे सामने आ गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहाँ गए, रात भर राब्ता नहीं हो सका, बहुत से पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आ सका, थैले पकड़े गए। तो धांधली तो आप लोग भी कह रहे हैं ना, आपकी पार्टी फिरदौस आशिक अहवान साहिबा ने कहा कि धांधली हुई है जी और इन्होंने की है, इन्होंने अगवा कराया था उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को। देखें, हम जो बात कर रहे हैं हम लॉजिक पे मबनी बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन ये हार रहे थे, मेरी बात सुने ना, जहाँ पे ये जीते हमने रिजल्ट को एक्सेप्ट किया, जहाँ से ये हार रहे थे इन्होंने वहाँ पे इलेक्शन को खून आलूद किया। अब ये तो वाजे हो गया है ना कि कत्ल किनका वर्कर हुआ है। सबसे पहली अगर आप प्रेस टॉक देखो मरियम औरंगजेब की, तो वो तो कह रही थी हमारे वर्कर पीटीआई ने मार दिए हैं, लेकिन निकला क्या, हुआ क्या कि इनका भी जो वर्कर शहीद हुआ है वो इनकी जो फायरिंग हुई है तो वो लग उसको गई, वो हमारे पोलिंग एजेंट पे फायरिंग हुई थी, वो अभी भी जख्मी हालत में मौजूद है। तो सिमल मैं जो कहना चाहती हूँ, होता ये इलेक्शन कैंपेन के अंदर या इलेक्शन डे बड़ा, उसमें जो कैंडिडेट प्लस जो लीडरशिप होती है उन्होंने संभालना होता है सिचुएशन को, मार दाड़ ऐसे चल रहा होता है पोलिंग स्टेशन टू पोलिंग स्टेशन। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट निकाल के देखें, मरियम की अपनी स्टेटमेंट निकाल के देखें, उन्होंने यही मरने मारने की बात। ठीक है, बेसिकली मुसरत चीमा साहिबा ये तो मामला है, एक दूसरे पर इल्जामात भी लग रहे हैं और काबू नहीं पाते। ठीक है मुसरत साहिबा, इल्जामात तो लग रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो फैसला है डस्के का ये तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो केपी में सूरत हाल हुई है, एक तो एनए की सीट तो आप जीत गए, लेकिन जो सूबाई सीट आप हारे हैं उसमें तो ऐसे लग रहा है कि परवेज खटक साहब उनके भाई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामला, एक और सीट आपको हरवा बैठे हैं, इसका क्या करना है? मैं सिर्फ 2 फिक्रे बोलूं डस्का पे, मैं इसका भी आपको आंसर करती हूँ। तो उसमें हुआ ये गैर जिम्मेदारी आई लीडरशिप की वजह से, अवाम अपने जज्बात पे वर्कर काबू ना रख पाए और हमने 2 जवान बच्चों की लाशें दे दी और रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इंसानी जान की कदर कीमत तमाम लोगों के लिए, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए ज्यादा होनी चाहिए और अपने वर्कर से इनको बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। क्या अपने बच्चों को ये लुकमा अजर बनाएंगे? तो मेरा दिल इंतहाई एज ए मदर, इंतहाई उस दिन से आई एम इन शॉक कि ये सियासत किस तरफ हमारी जा रही है। खून आलूद करने से बेहतर था कि एक सीट कोई भी हार जाता, लेकिन जो सबसे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जिस तरफ से हुआ वो आपको पता है। और इसमें जो फिरदौस आपा ने बात की इसमें कोई बैद नहीं है, दे आर माफिया, दे आर क्रिमिनल। गवर्नमेंट मशीनरी होते हुए भी हमें इनके मुझे तो ये लग रहा है कि हम इनको कम्पीट नहीं कर सकते, इनकी बदमाशी का हम मुकाबला गवर्नमेंट मशीनरी के होते हुए भी कर नहीं पा रहे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये अपने बंदे मरवा देते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? तो मेरा जो मानना है कि ये दूध का दूध और पानी का पानी तो हो बिल्कुल होना चाहिए जी। ये पीएमएलएन के वर्कर्स के लिए भी लम्हा फिक्रिया कि जब इनको एक चीज, लेकिन मुसरत साहिबा ऐसे ही लम्हा फिक्रिया पीटीआई के वर्कर्स के लिए भी है और पीटीआई के वर्कर्स को भी, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, सबके लिए है। तो आपकी स्टेटमेंट 100% दुरुस्त। अब जरा केपीके पर भी कमेंट कर दीजिए, आपकी अपनी 7 साल से वहां पर हुकूमत, 7.5 साल से, और उसके बावजूद नौशहरा की सीट हार जाना लम्हा फिक्रिया नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए?
देखें सीमन, सबसे पहले तो हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद इस मुल्क की सियासी जमात है जो कभी लगी लिपटी से काम नहीं लेती। हमारे 20 लोगों ने पैसे लिए, हमने उनको मंजरे आम पे लाए, हमने उनको निकाला। इसी तरह इस इलेक्शन की तो जिम्मेदारी हमने कबूल की है कि इसकी वजह क्या थी। इसकी वजह ये थी, उसका पहली स्टेटमेंट जो प्रेस रिलीज आती है, कामरान बंगिश हमारे जो केपी के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहला जो फिक्रा क्या बोला कि घर को आग लगी घर के चिराग से, तो इसमें तो कोई अभाम नहीं है अभी हमें। और दूसरी बात ये कि अगर हमारे सीएम केपी ने अगर अपने सिटिंग मिनिस्टर को फारिग किया है, फिर और क्लैरिटी आ गई। तो ये वंस फॉर ऑल चीजें डिसाइड हो गई हैं कि अगर कोई इस तरह की वायलेशन करेगा, देखिए ये पार्टी लीडरशिप का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने किनको टिकट देनी है। बहुत सारे ख्वाहिशमंद होते हैं। और एक मैं और भी बात करूं, सियासत के अंदर मेरिट भी शायद और ज्यादा बेहतर लोग होते हैं जो मेरिट पे होते हैं, लेकिन आपने उस वक्त के जमीनी हकाइक के हिसाब से डिसीजन करना होता है। ये हमारा फर्ज है वर्कर्स का या पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद हैं कि वो पार्टी का जो डिसीजन है उसको फॉलो करें। जो नहीं करेंगे फिर यही होगा। मेरा ख्याल है कि काश ये ना करते तो मिनिस्ट्री भी इनकी रहती। बिल्कुल ठीक है। आप मुसर्रत साहबा, अब जिस तरह से आपने कहा है कि आपके अंदरूनी मामलात अब तो सामने भी आ गए और ये सारा सिचुएशन जो हुई है, ओवरऑल जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, सिंध में भी कल सीट वाज़े डिफरेंस से हारे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार थे। 50,000 वोटों का डिफरेंस है। जो ये तमाम ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इनसे जो रिफ्लेक्शन एक आती है, आप क्या देख रहे हैं? रिजल्ट्स जो आए हैं कितने फेवरेबल थे, और क्या आपको लग रहा है कि अभी भी 2.5 साल बाद जो हालात नज़र आ रहे हैं वो फेवरेबल नहीं है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए? अच्छा, मैं ये अर्ज करूं कि एक तो ये जो मफरूजों पे मबनी है ना, मेरा ख्याल है कि एविडेंस बेस्ड तजज़िया होना चाहिए। अगर हम नौशहरा की सीट हारे हैं, 42% हमारी तब वोट बैंक थी और अभी 41.5%, 5% का डिफरेंस हमारे अपने लोगों की गद्दारी ने डाला। और कोई खास फर्क हमारी जो पॉपुलैरिटी में ओवरऑल अगर हम देखें, एवरेज हमने डस्का में वोट पहले से बहुत ज्यादा लिए, हमने वजीराबाद में पहले से वोट बहुत ज्यादा लिए। तो अगर हम नंबर ऑफ वोट देखें वो हमारा बढ़ा है। हाँ, हमें इन लोगों की जो पैटर्न है, इन लोगों की जो बदमाशी है, इन लोगों के जो तरीकाकार है, इन्होंने बड़ी चालाकी और मकारी और अयारी के साथ जो रिजल्ट हमने इनके खुले दिल से एक्सेप्ट किए, जहां से हम जीते, उन्होंने उस इलेक्शन का जो हाल किया उसको खून आलूद भी किया। बाय प्लान वहाँ पे गुंडागर्दी हुई। जो अभी आप बात कर रहे थे कि हमारे लोग भी मौजूद थे, जब एक साइड पे फायरिंग हो रही होती है तो दूसरी साइड पे वर्कर्स भी स्टाल में आते हैं, फिर हमारे लिए भी संभालना मुश्किल हो जाता है। जब आपके सामने वाला बंदा फायरिंग कर रहा है तो आपको अपनी हिफाजत के लिए करनी पड़ती है। और फिर उस वक्त एक कैंडिडेट बेचारा कि लोगों के पास होता है असला और लाइसेंस, असला वैसे भी अलाउड होता है। तो जो समझने की बात है, लीडरशिप को जिम्मेदारी का रोल निभाना चाहिए। वो दोनों साइड पे होता है कि आप अगर हल्का सा भी स्टाल फैलाएंगे तो फिर ये कत्लो गारत होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुसर्रत साहिबा, आपकी बात सही है, लेकिन लाइसेंस असलहा की नुमाइश खासतौर पर पोलिंग स्टेशन के बाहर इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकम्मल बैन है। इंतखाबी मुहिम के दौरान भी ये बात आपको बिल्कुल पता है, लेकिन दोनों साइड से इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए था। ये बात आपकी ठीक है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। अब फाइनल डिसीजन क्या होगा ये तो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा, क्योंकि तशवीश और तमाम जो शुबात हैं वो इलेक्शन कमीशन ने भी हैं, जिसका डिसीजन अब 26 तारीख को होगा कि री इलेक्शन होने हैं या इन्हीं इलेक्शन के जो वोट हैं उनको काउंट करके फाइनल। और इसके साथ साथ एक और चीज भी देखनी होगी, जो इंतजामिया है उसका क्या रोल रहा है, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो डीपीओ हैं और जो इलाके के जिम्मेदार होते हैं पुलिस की मौजूदगी में अगर फायरिंग हो रही थी तो सिस्टम पर सवालिया निशान। एग्जैक्टली, तो इसके ऊपर भी सवाल होना चाहिए, इसके ऊपर भी पूछगछ होनी चाहिए कि आखिर जो इंतजामिया थी वो कहाँ पर थी जब ये असलहा लहरा रहे थे लोग, और जब लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को गोलियां बरसा रहे थे। तो इसके ऊपर इंतजामिया को भी पूछना चाहिए। बिल्कुल। एनीवेज, इस पर हम बात करेंगे जी। थरपारकर का आपने जिक्र किया और 50,000 वोट्स की लीड ली है पीपल्स पार्टी ने अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से, जिस पर बहुत सी ये बातें हो रही थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टफ टाइम देगा, लेकिन मुझे कहीं से ये टफ टाइम नहीं लगा। मुझे तो लगा कि उनकी सीट थी पीपल्स पार्टी की और उन्होंने जीत ली। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम चुगताई साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। चुगताई साहब, पीपल्स पार्टी तो बाय इलेक्शंस में सिंध में मुसलसल हैट्रिक कर ली उसने, और अब देखिए कि मार्जिन काफी ज्यादा है। ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पर थरपारकर की सीट ले उड़े अपनी सीट। अच्छा, ये बड़ी अजीब गरीब सीट है 2 to 1 जो है थरपारकर। यहाँ पर एक गौसिया जमात मखदूम शाह महमूद साहब के की बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ा, और मखदूम शाह महमूद साहब ने इस बार इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया।
और वो भी यहाँ शकीस की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। पिछले 2 इंतखाबात मतलब 2008 और 2013 वो हारे वहाँ से, और बहुत कम मार्जिन से हारे। बिल्कुल अगर मैं ओवरव्यू लूँ उसका तो 7,000 और 10,000 के मार्जिन से हारे। बाकी गौसिया मुरीद और GDA और PTI और MQM सब ने मिला के उनको तकरीबन 50,000 तक इकट्ठे वोट दिलवा दिए थे। जो दूसरा ग्रुप था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो 60,000 65,000 वोट दिया करता था। लेकिन इस बार तो यहाँ पर भी बेटे ने बाप को शिकस्त दे दी। बाप ने 60,000 लिए थे तो बेटा 1 लाख से ऊपर वोट ले गया और PTI के वोट और कम हो गए। तो अगर आप स्लाइड देखें PTI के वोटों की तो बड़ी अजीबोगरीब है कि वो जो दावे आपके हैं कि हम तो चांद लगा दिए हमने पाकिस्तान में, हीरे जवाहर लगा दिए, एक्सपोर्ट बढ़ गई, ये उसके बरक्स आपको नतीजा मिल रहा है। थरपारकर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर गुर्बत है, जहाँ लोगों का पहुँचना मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ पर पॉलिटिकल वर्कर पहुँच सकता है वहाँ पहुँचता है, वहाँ के मसले हल कराता है। थरपारकर में गवर्नमेंट भी, फेडरल गवर्नमेंट भी और NGOs बहुत बड़ा काम कर रही है। अब मेरा ख्याल उसी का नतीजा है थरकोल वगैरह। थरकोल आप जरूर जाएं प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जाएं वहाँ देखें वहाँ औरतें किस तरह काम कर रही हैं। कि थरकोल में जो डंपर होते हैं ना, बड़े ट्रक जो माइन के अंदर जाते हैं घूम घूम के, वो औरतें चला रही हैं। तो बहुत बड़ा वहाँ पर एक मैं कह रहा हूँ कि लाभ आ रहा है, आएगा। चुगताई साहब आप तो कह रहे हैं कि फिर तब्दीली बहुत बड़ी आई है, विमेन एम्पावरमेंट वहां पर देखने में आती है, लेकिन तब्दीली को ही रिजेक्ट कर दिया वहां के लोगों ने। ये वो तब्दीली की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, हकीकी तब्दीली की बात कर रहा हूँ, अवामी तब्दीली की बात। अवामी तब्दीली की बात। मेरा मसला ये है कि तब्दीली थरपारकर में कैसे लाएंगे आप? 3 बार तो आप हार चुके, आपके तमाम वादे वापस आप वो हो गए। तो मेरा ख्याल है लोगों ने गुस्से में आके और ज्यादा वोट दिए पीपल्स पार्टी को। बिल्कुल कि आपने जो उनसे वादे किए थे मखदूम साहब ने वो पूरे नहीं हुए और उसके बाद मखदूम साहब वहाँ गए भी नहीं दोबारा। तो जाहिर सी बात है कि 1 लाख वोट का रिकॉर्ड अभी तक मेरा ख्याल थरपारकर का नहीं था और जो बन गया है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके साथ मैं 2 बातें और करना चाहूंगा। मैं बहुत आलिमाना गुफ्तगू सुन रहा था जहाँ लफ्ज़ बदमाश भी इस्तेमाल हुआ खातून के मुंह से, और वजी लफ्ज़ का खातून से सुनना मेरे लिए अचंभे की बात है। वो उनका जाहिर है तरीका है बात करने का। नौशरा की आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत मुख्तलिफ हो गई है, और वो हो गई है परवेज खट्टक बमुकाबला चीफ मिनिस्टर। परवेज खट्टक साहब ने फरमाया है कि नौशहरा में धांधली हुई है और धांधली रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया गया। अपने भाई को उन्होंने वो कह दिया गद्दारी से बिठा दिया जी, बिल्कुल कि वहाँ धांधली हुई है और धांधली कराने में इंतजामिया ने कहा मैं इंकशाफ करूंगा, मैं बड़े इंकशाफात करूंगा। और इससे पहले आपको शायद याद हो परवेज खट्टक साहब कह चुके थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत मेरे बल पे चल रही है। बिल्कुल उनको दावा आ चुका था। उसके बाद उसकी तरदीद आई, नहीं इमरान तो मेरे कायद हैं। वो कुर्रम एजेंसी की आप कुर्रम की बात कर रहे हैं आप, कौन सा लगा है वो? अगर उसकी फिगर आप देखें तो आपको बड़ी हैरत होगी कि ये जो दावा है वहां के जीतने का, बिल्कुल जीत गए। मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से कि तू 1 वोट ज्यादा ले ले वो जीत जा, वो जीत गया, बिल्कुल जीत गया। लेकिन कितने वोट खिलाफ पड़े जमीयत उलमाए इस्लाम की गलती की वजह से या आज़ाद उम्र की गलती की वजह से 30,000 वोट जो PTI के खिलाफ जाने थे उसके बावजूद PTI जीत गई। बिल्कुल। तो 30,000 वोट के मुकाबले में 15,000 16,000 वोट लेके वो जीत गए वो। तो वहाँ भी कोई इतनी खुशगवार कैफियत नहीं है। नौशहरा आपने देख लिया, कराची में देख लें आप, कराची में इनके वोट कम हुए, दूसरों के वोट बढ़े। ओवरऑल जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अगर हम कैटेगोरिकली देखते जाएं तो हर जगह पर जहां पर ज़िमनी इंतखाब हुआ है, कहीं पर पाकिस्तान तरीके से अगर जीती भी है तो अगेंस्ट वोट ज़्यादा पड़े हैं और ओवरऑल जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी नेगेटिव दिखाई देती है। तो फिर अब आइंदा आने वाले दिनों में जहां पर अब सेनेट के इंतखाब भी होने जा रहे हैं, तो ये जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, डस्का में सूरत हाल सबके सामने, पूरा मुल्क देख रहा है क्या होता रहा है, तो किस तरफ जारी सिचुएशन? अभी भी आपको लग रहा है कि सेनेट के इंतखाब में जो कहा जा रहा है कि बर्तरी मिल जाएगी, जीत जाएंगे, ये हो जाएगा या फिर यही हालात नजर आएंगे आपको? देखिए, मैं पहला सब आपके 2 सवाल के 2 हिस्से हैं। एक सब बहुत सीरियस है,
दूसरा बड़ा आसान है मेरे लिए, वो है सेनेट का। कि सेनेट में अगर मखदूम साहब जीतते हैं तो बहुत बड़ा अपसेट होगा, बिल्कुल इतना बड़ा अपसेट होगा कि हिमालय हो जाएगा। और उसके बाद इखलाकी तौर पर इमरान खान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। पाबंदी कोई नहीं, आईन नहीं कहता ये बात, लेकिन ब्रिटिश मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट कहती है कि अगर ऐसा होता है तो वहाँ रिवायत है कि प्राइम मिनिस्टर घर चला जाता है। आपको याद होगा यूरोपीय यूनियन से अलग होने पर जब वोट खिलाफ पड़ा पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के, तो उसने कुछ नहीं किया, उसने अपना बैग उठाया और जो खुदा हाफिज़ मैं गया, उस पर अदम-ए-तमाद हो गया। ये तो वो एक्चुअली अदम-ए-तमाद होता है, फैक्चुअली नहीं होता। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर एक अरसा बरतानिया में रहे, उनको वहाँ के तरीके ही मालूम है, पार्लियामेंट किस तरह बैठती है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में तो एक रुकन 4 आदमी कुर्सी पे बैठता है, वहाँ पर एक रुकन आधे आदमी कुर्सी पे बैठता है, एक फ़र्क ये भी है। दूसरा डस्का, मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ, मुझे बहुत फिक्र है कि आने वाले इंतखाबात कैसे होंगे अगर डस्का का मॉडल सामने रखते हैं। जी जी बिल्कुल। और इंतखाबात से ज़्यादा मुझे फिक्र इस बात की है कि लोकल बॉडीज में क्या होगा। सही। लोकल बॉडीज के इंतखाबात बहुत बड़े होते हैं, बिल्कुल गली गली होते हैं जी, और गली गली हाइपर होते हैं लोग, उनको पता है कौन सा इलाका है, किस इलाके में किस गली में कौन आदमी रहता है जी। और असला देख लिया सुन लिया आपने कि असला तो होता है सबके पास, ये जुमला आपसे कहा गया है अभी। बिल्कुल सही। असला जब हम पे फायर हुआ तो हमने भी फायर कर दिया। तो अगर ये मेंटेलिटी है भाई तो फिर खून बहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हुकूमत और ऑपोजिशन जब आमने सामने आते हैं तो फिर इस तरह के बयान तो आते हैं। और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि 2013 से 2018 के दरमियान अगर हम पंजाब वाली, खास तौर पर लाहौर वाले बाई इलेक्शंस की बात करें तो एक तशवीश ये थी कि इतना पैसा लगना शुरू हो गया, पता नहीं आगे इलेक्शन कैसे होंगे। और अब के बाई इलेक्शंस के बाद ऐसा लगता है कि तशद्दुद भी हो रहा है, फायरिंग भी हो रही है, जाने भी जा रही हैं। आइंदा आने वाले इलेक्शन पता नहीं कैसे होंगे, इलेक्शन कमीशन के लिए सवालिया निशान। लेकिन ये कहिएगा कि पूरे का पूरा सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में, और कल आपने एक वीडियो देखी भी होगी, हामिद मीर साहब ने भी उसको ट्वीट किया था, जो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहे थे कि मैं धुंध में गायब नहीं हूंगा। वो बेसिकली सार्कास्टिक स्टेटमेंट के साथ ये वीडियो स्क्रीन पर वो चल भी रही है कि उन्होंने कहा कि हमें कहा प्राइवेट गाड़ी में बैठकर आपने सामान लेकर जाना है, एंड ही इज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो ये सिस्टम किसका है, लोग किसके हैं? फिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रहा है कि नून लीग इस इलेक्शन को गंदा कर रही है? देखिए, अगर आपका प्रिजाइडिंग स्टाफ, उस दिन मैंने खासी लंबी जिनका मेरी बात भी हो रही थी किसी चैनल के ऊपर, तो धुंध में गायब हो जाता है तो इससे बड़ी नाअहली इंतजामिया की कोई नहीं है। और अगर कोई कहता है कि मेरी गाड़ी में बैठो और उसको ले जाता है जी, तो इससे बड़ी करप्शन कोई नहीं है। बिल्कुल। इससे बड़ी धांधली कोई नहीं है। बिल्कुल। और इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इसको अब तक इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया कि कैसे गायब हो गए? मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को खुद इस बात का नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर इंक्वायरी तो हो रही है, होनी भी चाहिए। बिल्कुल। वो गए भी, सियालकोट भी गए, लेकिन जो सूबाई इंतजामिया है वो चुप क्यों बैठी हुई है? जी, जी। ये जो अफसरान है उसके अफसरान है ना भाई। बिल्कुल। उसके डीसी हैं, उसके डीपीओ हैं, और वहाँ के इत्तलात और भी आई हैं। मैं तो घबरा गया था कि थर में धुंध ना हो जाए, कहीं और धुंध ना हो जाए। मैंने कई बार पूछा भाई धुंध तो नहीं है? उन्होंने कहा यहाँ तो धुंध नहीं है, हमने फॉग एंटी फॉग सिस्टम डाला हुआ है। तो वो तो खैर नहीं गायब हुए, लेकिन उसमें वहाँ ब्लास्ट हुआ एक, वो जैसा ब्लास्ट भी था वो आपको पता है। और उसके बाद एक नया तूफान हुआ, पीपल्स पार्टी ने हंगामा कर दिया, लूट लिया। लेकिन नाज़िर साहब, ये एक अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन अब इसकी इंक्वायरी भी कर रहा है और इसको डिसीजन को देख भी रहा है कि हतमी नतीजा अनाउंस करना है या री इलेक्शन करने हैं, क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा बढ़ भी गए हैं और सबूतों के साथ बढ़ गए हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और लफ्जी गोरा बात तरफ से चल रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा सवाल इसलिए किए जाते हैं अबूजर क्योंकि सिस्टम उनका है, गवर्नमेंट उनकी है और पूरी की पूरी मशीनरी उनकी है। तो दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल जहां जहां वायलेशन। बिल्कुल। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट उनकी है, पंजाब में केपी में गवर्नमेंट उनकी है, तो अगर यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, फायरिंग हो रही है, तो कौन जिम्मेदार है? ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है वो जिम्मेदार है, एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। तो उनसे पूछना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते ये नून लीग करवा रहे हैं, आपको अपने जो जिम्मेदारान है उनको पूछना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, ये तो सारा सिलसिला चल ही रहा है। मरीम नवाज ने बहुत जगहों पर बात की है, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी शिबली फराज भी बात कर रहे थे, फिरदौस आशिक अहवान साहिबा भी बात कर रही थी, और ये ओवर द वीकेंड आपने स्टेटमेंट्स तो बहुत सुनी। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, पार्टी हो रही है, कब का पॉलिटिकल रंग भी सामने आ गया है और मरीम नवाज
बाकायदा मुझे लगता है उनको लिख कर दिया गया था। और उन्होंने जब ये बोला भी तो वो अपने पेपर की तरफ भी देख रही थी, लेकिन वो भी मीम्स सोशल मीडिया में इतनी को ऑन कर रही है। एग्जैक्टली, तो ये आपको सुनवाते हैं। आजकल बड़ा चल रहा है ना कि ये धुंध है, ये डस्का है और ये अवाम, इमरान खान अवाम का वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। चलें जी, पार्टी तो नहीं हो रही उनकी, लेकिन उन्होंने अपने बयानिए को उस पूरी सेम टोन में जो है वो बना दिया और इसको एक्नॉलेज कर लिया बेसिकली। और सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है इसको भी बड़ा लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी लाइटर नोट पर भी आप अपना बयानिया जो है वो ठीक है, अच्छा लगा, बल्कि लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया है। यहाँ पर जैसे मरीम नवाज ने बोला है, बड़े नेशनली हमने देखा कि भारत में इसका बड़ा जिक्र हुआ, बॉलीवुड स्टार्स बोल रहे हैं इसके ऊपर। विराट कोहली ने ट्वीट किया अपने लेटेस्ट जो शो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराते हुए, पार्टी हो रही है को उन्होंने भी ऑन कर लिया, तो फिर हम भी कर लेते हैं, ये हमें ये शो हो रहा है और अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक जी। और ओवर द वीकेंड जहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा हुई, वहाँ पर एक ज़बरदस्त चीज़ ये भी हुई कि PSL शुरू हो गया। PSL 6 तो बड़े ज़बरदस्त मैचेस हुए हैं। पहले 3 मैचेस में मुझे ऐसे लगा है कि तीनों टीमें, मतलब तीनों मैचेस में जो 6 टीमें थी वो बड़ा ज़बरदस्त खेली हैं, अपनी तो पूरा ज़बरदस्त कोशिश ज़रूर की है जी। आई वाज ग्लूड टू द टीवी। इस तरह से एनर्जी और पैशन जो है वो PSL का महसूस किया जा रहा था और लोगों ने बड़ा इंजॉय भी किया। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि अबूजर की टीम हार गई अपना पहला मैच और मेरी वाली टीम जो है वो जीत गई है। आज हम दोनों की टीम्स मध्य मुकाबला। और आज मुझे लग रहा है क्वेटा जो है ना पूरी एनर्जी के साथ आएगी और जो पिछले पहले मैच में जो हुआ है ना वो दोबारा नहीं होगा इंशाल्लाह। लाहौर का कॉन्फिडेंस जो है ना उसको आप टॉप नहीं कर सकते। एनीवेज, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफा मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद। जी वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? बस जी अल्लाह का शुक्र। आजकल तो एनर्जी ही डिफरेंट होगी, खास तौर पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों की, कि टीवी में बैठकर, टीवी के सामने बैठकर या स्टेडियम में एक एक चीज को नोटिस कर रहे हैं। PSL की एनर्जी कैसी लग रही है आपको? जी बस अब स्टार्ट कल से हो गया, पूरा महीना जो है वो इसी में ही ऑलमोस्ट जाएगा और अच्छा स्टार्ट हुआ है। वो सारी टीमें इत्तेफाक पिछले PSLs में अच्छा करती आई। कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ालमी, मुल्तान सुल्तान भी, वो तीनों मैच हार गई हैं। लाहौर जो हमेशा स्टार्ट जब लेता था तो अपने फैंस को ब्लड प्रेशर ठीक ठाक हाई करवा देता था और फिर 3-4 मैचेस के बाद कहीं जाके दोबारा स्टार्ट सही दोबारा से टूर्नामेंट में आता था। उसने पहली मैच में शानदार परफॉर्मेंस दे दी। बिल्कुल सही। तो फवाद, जिस तरह से आपने कहा कि पिछले मैचेस से थोड़ा सा, पिछले सीजन से थोड़ा डिफरेंट नज़र आया ये स्टार्ट, तो जो अब हम देख रहे हैं आइंदा आने वाले मैचेस में, जो कल 2 मैचेस हुए हैं उसमें मुल्तान सुल्तान ने जैसी परफॉर्मेंस दिखाई है, इस्लामाबाद की, पेशावर की, लाहौर कलंदर्स की, आइंदा आने वाले मैचेस में आपको क्या लग रहा है कि ये मोमेंटम बरकरार रख पाएंगे ये टीम्स, या फिर कुछ दोबारा से आपको लग रहा है 4-5 मैचेस के बाद जो पलट जाएगी सिचुएशन? देखिए बड़ा लंबा टूर्नामेंट है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली जो शुरू में अच्छा खेलते हैं उनको एक थोड़ा सा एडवांटेज जरूर होता है, बिकॉज अगर आप स्टार्ट अच्छा कर जाएं और शुरू के 2-3 मैचेस जीत जाएं, अब आपने क्वालिफाई जो 4 टीमों में करने के लिए 6 मैचेस आप जीत जाएं तो आपका चांस आप काफी हद तक टॉप 4 टीम्स में पहुंच जाते हैं। सो ऑब्वियसली हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर शुरू के मैच आप जीत लेते तो उससे एक बड़ा अच्छा मोमेंटम बन जाता है। सारी टीमों ने कुछ गलतियां की, जैसे कोयटा का मैं शुरू में देख रहा था, उन्होंने क्रिस गेल को सही नंबर पे इस्तेमाल नहीं किया, सरफराज आ गए, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, उतना डिलीवर नहीं किया। सरफराज ओपनिंग में क्यों आ गए? ही वाज़न्ट अ ओपनिंग बैट्समैन, उनके पास ओपनर्स थे, इसके बावजूद इतनी बड़ी गलती क्यों की गई? ये तो मैं भी सोच रही थी कि सरफराज क्यों आ गए पहले नंबर पर। देखिए मेरे ख्याल से वजह उसकी ये होती है कि वो बहुत अंडर प्रेशर हैं, जिस तरह से रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं, और उनकी शायद कोशिश ये होगी कि जी मैं भी ओपन जाके, ऑब्वियसली उनमें पोटेंशियल है, नो डाउट अबाउट इट, बट एक आदमी की जब फॉर्म लगी हुई होती है ना तो उससे आप मुकाबला नहीं करते। और बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आपके पास दुनिया का बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन क्रिस गेल मौजूद है तो आप अगर उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर सवाल आप भी उठेंगे और प्रेशर बढ़ता चला जाएगा।
सो वो एक गलती उन्होंने की। दूसरा मैं समझता हूँ कि जी मोहम्मद नवाज, हमने देखा कि महाराज परेशान कर रहे थे बाबर आजम को, तो मोहम्मद नवाज से नया बॉल देना चाहिए था। सो वो भी कुछ हुई, और ये सब गलतियों से होती है कि जब आप प्रेशर में होते हैं तो सरफराज को उस प्रेशर से निकलना पड़ेगा और इस टूर्नामेंट पे ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा अपनी टीम पर। वो टीम जीतेगी, वो परफॉर्म करेंगे, तभी जाके आगे बात बनेगी। तो यहाँ पर अपना फोकस शिफ्ट करें और कोयटा को दोबारा से वापस आने के लिए सब चीजें चेंज करनी पड़ेगी। कोयटा को तो परफॉर्म करने के लिए काफी कुछ प्लस माइनस करना पड़ना है, लेकिन ये जो कल मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस थी, शाहिद आफरीदी के कल बड़ा जिक्र हुआ, 2 जिस तरह से उन्होंने आउट किए, फिर जो रन आउट किया, सब यही बात कर रहे थे कि शाहिद आफरीदी की जो एनर्जी है वो बहुत से यंग स्टार से भी ज्यादा है अभी भी। आपको ऐसी लगी परफॉर्मेंस? ऑल्दो हार गए वो, लेकिन जो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर बात करें, देखिए शाहिद अपने करियर के ऑलमोस्ट एंड पे हैं। जिस एज में वो खेल रहे हैं उसमें इतना ज्यादा फिट रहना, और वो बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे अब ज्यादा है। बैटिंग में उनसे वो उम्मीद रखना मेरे ख्याल से 1-2 मैचेस में वो जरूर रन कर जाएंगे, बट जिस तरह से वो पहले परफॉर्म करते थे और सिंगल हैंडेडली पीएसएल जितवा देते थे बैटिंग और बॉलिंग की वजह से, अब वो फोकस थोड़ा सा बॉलिंग की तरफ शिफ्ट हो गया है। लेकिन दाद उनको जरूर बनती है कि आप इस उम्र में और इस तरह से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये आसान नहीं होता। क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होता है कि जी क्रिकेट छोड़ दें, इतनी उम्र में क्यों खेल रहे हैं। नहीं, शाहिद आफरीदी का लाला का जो चार्म है वो अभी भी कल नजर आया। आप देखें विद इन सेकेंड्स ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बन गया आफरीदी, और लोग पागल हो रहे थे, अपना प्यार निछावर कर रहे थे। और मैं चाहूंगी कि हम वो ट्वीट्स चलाएं भी अपनी स्क्रीन पर। और अबूजर, मैं लिटरली आई वाज वेटिंग फॉर दैट कि जैसे ही दूसरी विकेट उन्होंने ली और तीसरी बॉल पे रन आउट भी उन्होंने किया, तो मैंने देखा जाकर और टॉप ट्रेंड में आफरीदी वाज ऑन सेकंड नंबर, और मुसलसल यही कह रहे थे कि 40 में इतनी एनर्जी वो मीम्स भी बना रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ भी कर रहे हैं। फवाद, आपने देखा ये मोहब्बत का इजहार जो लोग कर रहे थे, वो बूम आफरीदी तो मुझे लगता है रहेगा। जी शाहिद की जो फैन फॉलोइंग है अभी भी आप देख लें, वो सबसे ज्यादा है। हालांकि ये यंगस्टर्स शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, ये हमारे नए स्टार्स हैं पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म करने रिजवान, लेकिन शाहिद जब आते हैं तो वो सबसे अभी भी जो उनकी फैन फॉलोइंग है मेरे ख्याल से किसी और प्लेयर की नहीं है। और बड़ा मुश्किल काम है कि इतने सालों तक इस तरह से राज करना। बिल्कुल बड़ा मुश्किल काम है। और आफरीदी तो 96 से लेकर ये कहा जाता है कि 4 डेकेड्स, मतलब 90s का, 2000 का, और अब ये 2010 वाला, और अब 2021 है, और अभी भी लग रहा है 2-3 साल खेलेगी। 4 डेकेड्स के वो फैली उनके करियर। मतलब आई एम अ जर्नलिस्ट, मैंने बहुत से मैचेस कवर किए हैं, आई हैव सीन हिम स्टेडियम के अंदर ये वो, लेकिन व्हेनेवर आई सी हिम आउटसाइड समवेयर, मैं हमेशा उनके साथ जाके फैन मोमेंट जरूर करती हूँ, एक सेल्फी जरूर लेती हूँ। तो वो जो एक पर्सनैलिटी का ऑरा है ना उनका, वो डिफरेंट है। ये मुझे लगता है कि अभी तक नए प्लेयर्स में नहीं है। लेकिन आपने शाहीन आफरीदी का जिक्र किया, व्हाट अ बॉडी लैंग्वेज ही हैड, उनकी बॉलिंग कितनी कॉन्फिडेंस के साथ वो डिलीवर कर रहे थे, मतलब उसकी भी बड़ी तारीफ हो रही थी। देखिए ऑब्वियसली शाहीन आफरीदी बड़े अरसे बाद तीनों फॉर्मेट में एक बॉलर ऐसा मिला है जो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहे हैं। और दुआ जब इस किस्म के बॉलर्स मिल जाते हैं या क्रिकेटर्स मिल जाते हैं, दुआ यही रहती है कि जी ये अपने अंदर का जो प्रोफेशनलिज्म है, जो परफॉर्मेंस है, उसको जारी रखें और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, और फोकस जो है वो कहीं इधर उधर ना हो जाए। सो शाहीन एक बहुत बड़ी फाइंड है हमारे लिए, और उम्मीद यही है कि जिस उम्र के हिस्से में तो लंबे अरसे तक पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। और दिन ब दिन जो एक्सपर्टीज आप कहते हैं ना कि जी अपने काम का माहिर होना, वो होते जा रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं। नजर आ रहा है कि वो अपने अंदर, उन्हें इतना एतमाद है कि वो जब चाहते हैं अपनी मर्जी से आउट कर देते हैं। सो यही एक ग्रेट प्लेयर बनने के लिए जरूरी होता है, और उम्मीद यही है कि चीज ये बेहतर होती जाएगी, और अपना जो फोकस है क्रिकेट पे वो उतना ही रखेंगे, बल्कि बढ़ाते चले जाएंगे। फिटनेस भी बड़ा जरूरी है जी फवाद, फिटनेस भी फास्ट बॉलर्स के लिए कि वो भी मेंटेन करें, क्योंकि फिटनेस का एक बहुत की रोल होता है इसमें। इसके अलावा अब आप क्योंकि शाहीन आफरीदी का जिक्र किया, टीम आज जो खेलने जा रही है लाहौर के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर, अगर उसका हम जिक्र कर लें थोड़ा सा, तो आज आपको क्या लग रहा है कितनी परफॉर्मेंस अच्छी होने जा रही है? क्योंकि मैं और सीमल जो है ना वो भी डिवाइड करके बैठे हैं, मैं कोयटा, सीमल लाहौर। अब आपके ऊपर है किसको सपोर्ट कर दें।
देखिए टॉस जो है ना रात वाले मैच में काफी वाइटल रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज मैं कराची में ही मौजूद हूँ, सो वो थोड़ा सा जो ड्यू फैक्टर है वो फर्क डाल देता है। ओवरऑल अगर आप 2 मैचेस देखें उनके बेसिस पे और पिछले साल के उससे, मैं समझता हूँ लाहौर का चांस थोड़ा सा बेहतर है। अब एक तो कोयटा हारी हुई है, फिर कोयटा को दोबारा से चेंजेस करके एक तरह से नए तरीके से शुरू करना। कोयटा लाहौर काफी हद तक सेटल टीम नजर आई, बड़े सुकून से जीत गए वो। जिस तरह से वो जीते हैं नजर आ रहा था कि वो जीत जाएंगे। कोई बहुत हल्का फुल्का आप कह लें कि जी 5-10% आपके जहन में जरूर आया हो, लेकिन ओवरऑल शुरू से नजर आ रहा था। जब आप कॉन्फिडेंटली जीतते हैं, फिर राशिद खान ने बहुत बड़ा फर्क डाल दिया बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, और मैं समझता हूँ उससे सीखना चाहिए हमारे प्लेयर्स को भी कि जो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है, जो पैसे लेता है, वो इसी तरह से हर चीज में अपने आप को टॉप पे शो करता है। तो ये अगर आपने प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है तो राशिद खान ने कल जिस तरह से परफॉर्म किया, फील्डिंग ले ले, बॉलिंग ले ले, बैटिंग, वो हमें अपनाना होगा। फवाद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, बहुत से स्पोर्ट्स एनालिस्ट लाहौर कलंदर को इस बात आइज कर रहे थे कि उनका बॉलिंग एंड जो है वो बड़ा स्ट्रांग हो गया, लेकिन आई थिंक दैट टर्न्स आउट कि पहले मैच में वो उनके लिए प्लस पॉइंट रहा है। सो आई होप कि आगे भी आने वाले मैचेस में जो है वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करके तमाम की तमाम टीम्स जो है वो भरपूर एनर्जी के साथ खेलें। चलें जी, भरपूर एनर्जी के साथ तो खेलेंगे, क्योंकि नजर ऐसे ही आ रहा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कह दिया ना कि लाहौर आ रहा है मोमेंटम में, जीत जाएगा, कोयटा जो है वो हारा हुआ है, तो कई दफा ऐसा कमबैक आता है पिछले मैच का गुस्सा अगले मैच पे निकाला जाता है। मेरे पे गुस्सा ना निकाले ना, मैच तो शुरू होने दे फिर देखेंगे। अच्छा जी, पेशावर ज़ल्मी का बड़ा जिक्र हो रहा है, मैच तो वो हार गए, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर वो बड़ा फेम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो है वो अब पार्टी गर्ल दनानीर उनकी एम्बेसडर बन गई हैं, ऑफिशियल एम्बेसडर बन गई हैं, और उन्होंने एक्चुअली ऑफिशियली अपनी मीम को वहां पर दिखा भी दिया कि ये मैं हूँ, ये स्टेडियम है और यहाँ हो रहा है। सो ये काफी कल इंटरेस्टिंग एलिमेंट रहा, सोशल मीडिया इसको काफी डिस्कस कर रहा था। जबरदस्ती, मतलब अब बेसिकली एक और उनकी लीग में शामिल हो गया। वैसे तो ऑलरेडी बहुत अच्छा तरह सुनाए। मैं हूँ, ये स्टेडियम है और ये हमारा PSL 6 हो रहा है। नॉर्मल टोन में बोल दिया, ये उनकी वो वाली मीम वाली टोन नहीं थी। बेसिकली वो मैच हो रहा है, अभी बेसिकली अंडर प्रेशर भी आ रहे थे ना, इतने टाइम के बाद बार रिपीट करना मैं हूँ, ये टीम है, ये आवाम जो है वो इसको भूल नहीं रही है और लोग इसको अभी तक एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक ये एक अच्छी बात है, मुस्कुराहटें बखेरनी चाहिए, माहिरा खान ऑलरेडी खुश रहना चाहिए। माहिरा खान भी, आमिर भी हैं और बड़े नाम है पेशावर के साथ, जी टर्किश एक्ट्रेस हैं, वो भी पेशावर ज़ल्मी की जो है वो। लेकिन ये जाके क्योंकि मैदान में खेल नहीं सकते, इसलिए इनको सिर्फ आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। जिन्होंने खेलना है वो जाके, आपको पता है प्लेयर्स ही होते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करती है, ज्यादा ऑब्वियसली ज्यादा मैटर करती है। मैं तो ऐसी बात कर रही थी। एनीवेज, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, फिर हाजिर होंगे। हैं। और लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसमें क्रैश डाइटिंग करके ना कई लोग अपनी सेहत भी खराब कर लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और क्रैश डाइटिंग से आपकी मुराद नए तरीके हैं जो मोटापे को कंट्रोल करने के लिए ऑप्ट किए जाते हैं। बहुत सी डाइट्स हैं, डाइट प्लान्स हैं जिनको खुद ही लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे कि एक हेल्दी डाइट प्लान क्या होना चाहिए, वजन कंट्रोल कैसे मुमकिन हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर सहर चावला मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहिबा, फुल एनर्जी के साथ आपने जो हमें जवाब दिया है ना, मजा आ गया। मॉर्निंग जो है ना वो अच्छी सी हो गई। आप जरा फटाफट से ये बता दें कि मोटापे से बचाव का आसान, बेहतरीन और हेल्दी तरीका क्या है? आई एम सो ग्लैड कि चैनल 24 ने और आप लोगों की टीम ने ये टॉपिक ब्रॉट अप किया है। बात यह है कि नल फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू एवरी पर्सन, लेकिन एक फॉर्मूला है जो हर एक को अप्लाई किया जा सकता है, और वो ये है कि क्रैश डाइटिंग इज नॉट द सॉल्यूशन टू योर हेल्थ प्रॉब्लम्स, इट इज नॉट द सॉल्यूशन टू वेट लॉस। खास करके जो लोग हमारे क्रैश डाइट में जाते हैं ना, हमारे पास एब्डोमिनल फैट होती है। एब्डोमिनल फैट पेट भी उनको लिवर में चर्बी होती है। जब ये लिवर की चर्बी वाले लोग अपना वजन लूज करने की कोशिश करते हैं, तो लिवर जो है वो रिएक्ट के मजीद चर्बी जो है उसको इकट्ठी करना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान आपके पास ये होता है, क्योंकि हम हर हफ्ते 4-5 चीज यूज करें,
जिन लोगों को एब्डोमिनल ओबेसिटी, पेट में चर्बी का प्रॉब्लम है, आप लोगों ने वो मील प्लान्स अपने लिए डिसाइड करने हैं कि आपका 1 kg जो वेट है वो पर वीक लूज हो। और दूसरी बात ये, मैं इन डाइट्स के शदीद अगेंस्ट हूँ जो कि खाली एग डाइट है या फिर खाली मिल्क एंड योगर्ट डाइट है या फिर खाली प्रोटीन डाइट है। आपके जिस्म को सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बैलेंस में जरूरत है। हाँ, आप कैलोरी डेफिसिट यानी आप कैलोरी काउंट कम करेंगे, उसकी स्टेट में जाएंगे तो आप वेट लूज करेंगे, लेकिन आपको ग़िज़ाइयत पूरी लेनी है। एक बात फॉर लाइफ याद रखिएगा, जब भी आप कैलोरीज पर लो जाएंगे आपको ग़िज़ाइयत यानी न्यूट्रिएंट्स में हाई जाना है, ग़िज़ाइयत में ऊपर जाना है और कैलोरीज में नीचे जाना है। और इसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आपकी गट हेल्थ, आपका हाजमा आ जाता है। हर इंसान के एनर्जी लेवल्स, एक्टिविटी लेवल्स, उसकी एज, उसका जेंडर, हर चीज डिफरेंट होती है। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट बीमारियां होती है के वेट लॉस में प्रॉब्लम कर सकती हैं, या खाने में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो नो सिंगल फार्मूला कैन बी अप्लाइड टू एवरीवन। एक सिंगल फार्मूला नहीं है डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक सिंगल फार्मूला नहीं है, हर शख्स को डिफरेंटली एक्ट करना चाहिए और उसका रिस्पॉन्स भी डिफरेंट है। लेकिन ये बताइएगा, अक्सर हमने देखा है कि बहुत से लोग डाइट करते हैं, चाहे वो क्रैश डाइट है या फिर ये जिसने आपने कहा प्रोटीन डाइट या कुछ इस तरह की डाइट्स ले लेते हैं, कुछ अर्से के लिए वजन कम होता है, उसके बाद दोबारा से वेट गेन कर लेते हैं। ये कोई प्रॉब्लम है या फिर ये एक नेचुरल तरीका है कि इसी तरह हो जाता है वापस? नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए वापस। इसके पीछे 2-3 रीजन। लोग पहले इतने जोश में स्टार्ट करते हैं कि वो अपने आप को ट्रीट्स नहीं देते, अपने आप को चीट डेज नहीं देते। वो आखिरकार इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि पहले उनको जितनी स्पीड से उन्होंने पकड़ा होता है फिर वो उतना ही तंग आके उसको छोड़ देते हैं। और दूसरा रीजन ये होता है कि वो इस तरह के डाइट प्लान यूज करते हैं जिसमें आपके पास फाइबर कम होता है, ग़िज़ाइयत कम होती है, लेकिन आपके पास कैलोरी काउंट जो है वो कम होता है। अब सारी जिंदगी तो आप पूरे दिन में 1 अंडे, 2 टमाटर और 2 कावे के कप में जिंदा रह नहीं सकते। तो उसके बाद क्या होता है कि आपने अपने मेटाबॉलिज्म को इतना ज्यादा डिसरेगुलेट किया होता है कि उसके बाद जब आप एक भी रोटी खाते हैं वो भी आपको 1 किलो बनकर लगती है। तो डाइटिंग स्टार्ट करने का तरीका ये नहीं है कि आप रोटी खाना छोड़ दें, आप सब्जी खाना छोड़ दें, आप सालन खाना छोड़ दें, आप दही लेना छोड़ दें। उसका ये तरीका नहीं है। उसका ये तरीका होता है कि आपने अपने मील्स को बड़ा केयरफुली डिजाइन करना है। आपने अपने खानों के जो अपने फास्टिंग पीरियड के घंटे हैं उनको इंक्रीज करना है। आपने खानों में उन आइटम्स का सिलेक्शन करना है जो कि बॉडी में थर्मोजेनेसिस यानी कि कैलोरी बर्निंग की स्पीड को बढ़ाते हैं। इट इज अ स्मार्ट प्रोसेस। और जब आप ये सब करेंगे, आप अपनी डेली की इंग्रेडिएंट्स कट ऑफ नहीं करेंगे और उन्हीं को ही खाते रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और उस प्लान पर आप सारी जिंदगी कायम रहेंगे। और जो सब हजरात डाइटिंग कर रहे हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बीच में चीट मील्स रखें 1-2 हफ्ते बाद, ताकि आप मोटिवेटेड रहें। चीट डाइट्स जो है ना, चीट मील्स जो हैं इन द डाइट, ये बड़ा जरूरी है। ये तो आज आपने ना खुशखबरी सुना दिया उन लोगों को जो डाइट कॉन्शियस हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा, जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी कि बहुत सी ऐसे डाइट प्लान्स हैं जो किसी एक चीज के ऊपर फोकस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल एक बड़ी टर्मिनोलॉजी चल रही है कीटो डाइट के हवाले से कि हमारी बॉडी कीटोसिस के प्रोसेस में चली जाएगी। वो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज जो शायद लोगों को पता भी नहीं होता कि उसका मतलब क्या है, बट प्रोटीन बेस्ड है या फैट बेस्ड है। फिर एक और डाइट प्लान आजकल बड़ा लोग फॉलो कर रहे हैं जो अपने फास्टिंग आवर बढ़ा देते हैं और वाटर बेस्ड कि 3-3 दिन जो है वो सिर्फ पानी के ऊपर जिंदा है और वो कहते हैं जी हमारा तो फोकस इतना जबरदस्त हो गया तो एवरी नाउ एंड देन ये करना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगी? मतलब किसी एक ने चीज शुरू की और 10 लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि उस पर असर किया तो हम पर भी करेगा। देखिए, मुझे हंसी इस बात में आती है कि लोगों को ये भी नहीं पता कि कीटो का मतलब क्या है और वो कीटो करना शुरू कर देते हैं। बस उनको ये पता है कि कीटो में आपने आटा और रोटी नहीं खाना है और कीटो में आप बाकी जो मर्जी खा जाते हैं। और मैं लोगों को देखती हूँ कि वो कीटो में बीफ की स्टेक्स खा रहे हैं, वो ये अंडे चीज में जो है जो आपके पास 70% तो फैट्स ले रहे हैं, फ्राई करके खा रहे हैं। तो अपना बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसको बढ़ाई जा रही है, ठीक है। और मोर ओवर मैं तो कीटो के अगेंस्ट हूँ, मैं हमेशा कीटो के बहुत अगेंस्ट बोलती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है ना आपके पास, वो एक अच्छा तरीका होता है स्टार्टअप का। इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप एक हेल्दी तरीके का कीटो कह लें, जिसमें आप अपने कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट तो कम कर देते हैं लेकिन आप अपने आप को फलों और सब्जियों से डिप्राइव नहीं करते। मैं हमेशा जिस चीज के हक में बोलती हूँ उस डाइट को आप मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं। मेडिटेरेनियन डाइट का मतलब है कि आपकी डाइट में फाइबर भी इंक्लूडेड है, फल भी इंक्लूडेड है, मछली भी इंक्लूडेड है, गोश्त भी इंक्लूडेड है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट्स को रिजल्ट्स अचीव होते हैं। 25-25, 30-30, 35-40 किलो भी लूज होता है। हाँ, मैं फास्ट वेट लॉस के अगेंस्ट हूँ, वो मैं प्रॉमिस भी नहीं करती। लेकिन जितने भी कीटो के आप लोग देखेंगे पहले 2-3 महीने के बाद आप उनको बीमारियों का शिकार देखेंगे, आप उनकी मेंटल कंसंट्रेशन डिक्रीज देखेंगे और आप उनका वजन वापस आते हुए देखेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। डॉक्टर साहबा, जिस तरह से आपने कहा कि आपने जो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी हक में और साथ मेडिटेरियन का भी आपने जिक्र किया है,
लेकिन ये जो क्वांटिटी है, कितना खाना है, कितनी देर तक खाना है, फिर कितनी देर बाद खाना है, ये कैसे मैनेज होगा, या इंडिविजुअली हर एक को डिस्कस करना पड़ता है ये सिचुएशन? ये इंडिविजुअली डिस्कस करना पड़ता है, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा डायबिटिक है, मैं उसके विंडो पीरियड यानी उसका विदाउट ईटिंग पीरियड 20 घंटे कैसे रख सकती हूँ, या हम कैसे रख सकते हैं? ऑफ कोर्स उसको आप स्लोली और ग्रेजुअली लेके चलेंगे, लेकिन एक बंदा जो जवान है, तंदुरुस्त है, 30-35 साल का है, जॉब करता है, उसका आप विंडो पीरियड 20 घंटे तक भी रख सकते हैं, ठीक है? अब जो जवान बंदा है उसकी मील साइज बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहिबा, आपकी इन तमाम बातों से जो हमने हेल्दी टिप्स निकाली हैं वो ये हैं कि डाइट प्लान पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो आपकी एज और आपकी तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ स्टॉप फॉलोइंग कि जिस तरह मैस सब लोग फॉलो कर रहे हैं ना, उस तरह से नहीं करना, अपना ख्याल रखना है, हेल्दी डाइट लेनी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर चावला, आप हमारे साथ मौजूद थी और हमने डिस्कस किया ओवरऑल सिचुएशन क्या है। हम नहीं फिर मिलते हैं। न्यूज़ बाखबर 24 घंटे। वेलकम बैक जी। एक बार फिर हम बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो इस वक्त सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो केपी है, पंजाब है, सिंध है, और जहाँ जहाँ पर भी हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीट्स हैं वो चाहे कम हुई हैं या वोट कम मिले हैं, लेकिन एक जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो खासी नजर आई है जी। अभी जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे, सिंध के 3 जो बाई इलेक्शन हुए हैं अभी रिसेंटली, उसमें मलीर, सांगड़ और फिर थरपाकर, उसमें एक तो PTI हार गई, लेकिन जो PTI को वोट मिला है वो 2018 के कंपैरिजन में भी कम है। और अगर अब बाकी पंजाब साइड पर बात करें तो वजीराबाद की सीट तो नून लीग जीत गई, लेकिन डस्का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो गया और अभी तक उसका नतीजा अनाउंस करना है या री इलेक्शन होने हैं, ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। हाँ, KPK में एक सीट PTI जीत गई और फिर एक सीट जो है वो नून लीग ऐसा कह रही है, और मरियम नवाज ने कल कहा कि हमने घुसकर मारा है नौशहरा में और सीट ले ली है। बिल्कुल, तो ये तो अपसेट हुआ, और ऐसा हुआ क्यों और क्या आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है, इस पर बात करेंगे। अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी खैरियत से हैं आप? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अली परवेज मलिक साहब, ये जो सिचुएशन इस वक्त है ज़िमनी इलेक्शंस का, पूरा ऐसे लग रहा है दौर चल पड़ा एक दफ़ा फिर, जो इसमें आउटकम नज़र आ रहा है डस्का के इलेक्शन और फिर जो ओवरऑल KPA और नून लीग में हुआ, आप क्या देखते हैं, नून लीग को कितना फ़ायदा हुआ इसमें? देखिए, डस्का के अंदर जिस तरह से मामलात अनफोल्ड किए हैं उसके ऊपर बाद में आ जाता है, पर जो आपको बड़ी चीज़ें देखने की ज़रूरत है वो ये है कि माशाल्लाह जो आज के काबिल हुक्मरान है ना, इनको जिस किस्म की शिकस्त चारों सूबे के अंदर हुई है, इससे एक चीज तो जरूर एक्सपोज हो गई है कि जी ये कितनी सिचुएशन के ऊपर खड़े हुए हैं, और ये कि ये किस तरह से हमारे ऊपर इनको मुसल्लत किया गया है। तो आप देखें, इनकी जो बलूचिस्तान के अंदर जमानत जब्त हुई, सिंध के अंदर जमानत जब्त हुई, नौशेरा के अंदर जहाँ पे परवेज खटक साहब की अपने MNA शिप के नीचे इलेक्शन हो रहा था, वहाँ पे वो बुरी तरह से हारे। ये वही सूबा है जहाँ पे उनकी पिछले 8 साल से हुकूमत मौजूद है और जहाँ पे आज इनके मुताबिक दूध और शहर की नहरें बह रही हैं, तो ये आपके सामने है। उसके बाद आप पंजाब के अंदर आ जाएं, मेरा ख्याल है पंजाब की अवाम ने जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की खिदमात जो इस सूबे के लिए हैं उसको सराहा है और भरपूर अपनी हिमायत का इजहार उनके हक में किया है, वो मेरे ख्याल से मिसाली है। अब वो कुछ जगह के ऊपर वो इलेक्शन रिजल्ट के अंदर अभी आपके सामने नुमायां होके आ गई है, कुछ जगह के ऊपर इन्होंने अपनी धौंस और बदमाशी के जरिए उसको सप्रेस करने की कोशिश की है, पर मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि पार्टी को उससे भी बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि हम जो अपना बयानिया पेश करते रहे थे कि 2018 के अंदर क्या हुआ है, डस्का के अंदर लोगों ने अपनी आंखों से खुद उसका रिप्ले देख लिया और एक एक बंदे को ये बात समझ आ गई कि किस तरह से RTS का सिस्टम या प्रिजाइडिंग अफसर्स को गायब करके दहशतगर्दी फैला के वोटर टर्नआउट को कम करके किस तरह से इलेक्शंस को मैनेज किया जाता है ताकि वो एक आज के जो हमारे हुक्मरान हैं उनको हमारे लोगों के ऊपर मुसल्लत किया जा सके। तो मेरा तो ख्याल है इट इज विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और पार्टी को इससे बड़ी तकवीत मिलेगी। पर इससे ज्यादा जो जरूरी चीज है बुजुर्ग, वो ये है मेरे ख्याल से कि जो आज के हुक्मरान हैं उनको थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि उन्होंने पिछले 2.5-3 साल के अंदर मुल्क को किस दोराए पे लाके खड़ा कर दिया। उनका मैंडेट की जो कहानी है वो तो सबके सामने एक्सपोज हो ही गई है, पर थोड़ा सा वो ये सोच सर्चिंग कर लें कि उनकी गवर्नेंस और मदीना की रियासत जिसके अंदर हमें वो बड़ी बड़ी बातें करके बताते थे, उसके अंदर लोगों की तकलीफ कितनी बढ़ गई है कि आज इनको मुंह की
बाइडेन जहां पर भी हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी वाज़ेह तौर पर कम नजर आ रही है। लेकिन अली साहब, आपने ये जो तमाम बातें की हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कल मुख्तलिफ रहनुमा, मुख्तलिफ डिजिग्नेटेड लोग बात कर रहे थे। फिरदौस आशिक अमान ने कहा कि नून लीग ने हमेशा मनशियात फरोशों का साथ दिया है। फिर उन्होंने कहा कि जहां पर वो इलेक्शन हार रहे थे, नून लीग ने रौला डालना शुरू कर दिया, जहां जीत रहे थे हमने तो वहां कुछ नहीं किया। अगर हम सिस्टम और मशीनरी इस्तेमाल करते तो फिर हम नौशहरा का भी जीत जाते। तो ये हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, असल कल्प्रेट इस पूरे इलेक्शन में नून लीग है। सीमल, बात इस तरह से है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके ये जो कराए के तर्जुमान जो आपको कल डस्का के अंदर नजर आए, जहां तक उनकी है, उनका तो ये वतीरा बन गया है कि टीवी के ऊपर आके लोगों की पगड़ियां उछालना। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बुनियादी सवाल करता हूं, वो ये है कि मुझे बताएं, हमारे क्लेम्स को एक साइड के ऊपर कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्लेम्स एक साइड पे कर दें। मुझे बताएं, आज से पहले कभी इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रेस रिलीज किसी ज़िमनी इलेक्शन के अंदर रिलीज करनी पड़ी जिसके अंदर उन्होंने सिंपैथी का इजहार किया हो? उन्होंने कभी ये पहले बताया कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आईजी पंजाब को फोन कर रहे थे, वो उनका फोन नहीं उठा रहे थे? आज से पहले कभी उन्होंने ये बताया कि कमिश्नर को इलेक्शन कमिश्नर साहब फोन कर रहे थे और वो उनका फोन नहीं उठा रहे थे? कभी आज से पहले उन्होंने ये बताया कि 20 प्रिजाइडिंग अफसर जो थे वो एब्डक्ट हो गए थे? आज से पहले कभी ये चीजें आपने होती देखी है? उनको क्या फैक्ट्स के ऊपर बात करें, मेरी ओपिनियन मेरी पार्टी की ओपिनियन को एक साइड पे कर दें, वहां पे हमें ये बताएं कि वो 20 प्रिजाइडिंग अफसरों को कौन वहां से यरगमाल करके लेके चला गया था और रिजल्ट बदल के वहां पे लेके आया? मुझे बताएं सीमत, लोग इतने बेवकूफ है कि वो ये बात नहीं समझ सकेंगे। बिल्कुल जी अली परवेज साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि सवालात तो उठ रहे हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर 25% का टर्न आउट है और जो गुमशुदा प्रिजाइडिंग अफसर थे वो 90% का टर्न आउट लेके आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत दे देते हैं। क्या हम लोग ये अवाम को इतना बेवकूफ समझते हैं? खुदा के लिए इनको कहें कि इस मुल्क के इदारों को अब्यूज करना छोड़ दें, अपनी कारकर्दगी के ऊपर लोगों के पास जाएं और इस तरह इदारों को कंट्रोवर्शियल मत बनाएं, कभी सुप्रीम कोर्ट के पीछे कभी FIA। ठीक है अली परवेज साहब, अब आप कह रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है उसमें ऑब्वियसली क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं और दोनों पार्टीज रेज कर रही हैं। अगर रिजल्ट्स इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस कर देता है अगर फेवरेबल नहीं होते हैं तो मरियम नवाज साहबा तो अभी से कह रही हैं कि री इलेक्शन होना चाहिए। नून लीग री इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है या रीकाउंट की तरफ जाना चाहती है? अबूजर, पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे कहा है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इतराजात को भी साइड पे कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी इतराजात को साइड पे कर दें। आप पाकिस्तान ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसने जो वहाँ पे चार्जशीट किया है इस हुकूमत को, उसके जवाबात उनसे मांगे और उस चार्जशीट के साथ साथ हमारी जो कैंडिडेट वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही थी, जो RO के पास सुबह 5:30 बजे मौजूद थी, उन्होंने जो एप्लीकेशन RO को जमा कराई है, उसने रिसीव किया, उसका जवाब दिलवा दें और उन फैक्ट्स के ऊपर बात कर लें। मुझे बताएं, 5:30 बजे अगर आपके 23 प्रिजाइडिंग अफसर ही आपसे लोकेट ना हो रहे हो, आपने 36 पोलिंग स्टेशनों के अंदर आपने अपनी दहशत फैला के, वो आपके टीवी के ऊपर ही आया था ना कि मलिक साहब के गार्ड फायरिंग कर रहे हैं और 4-5 घंटे पोलिंग स्टेशन बंद रहे हैं। आप इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करा लें। जहां तक मरियम साहिबा ने बात की है री इलेक्शन होना चाहिए, मेरे ख्याल से हमारे पास उसका पहले ये देख लें कि वहाँ पे बेज़ाब्ती का स्केल किस किस्म का है और अगर एक दफा प्रूव हो जाता है तो यकीनन आप उन स्टेशन के ऊपर भी रीपोल करा सकते हैं, ये पूरे इलेक्शन को भी रीपोल करवा सकते हैं। गुजारिश इस तरह से है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, हम जियो फेंसिंग करके इस चीज का भी पता लगवा सकते हैं कि वो प्रिजाइडिंग अफसर कहाँ पे मौजूद थे और किसकी एनक कहाँ गुम गई थी और कौन फॉग के अंदर किसका मोबाइल का सिग्नल खत्म हो गया था। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए पहले इस चीज का तयन कर लें कि ये एक्टिविटीज वहाँ पे क्या हो रही थी। अगर तो ये रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी थी तो उन 23 पोलिंग स्टेशनों में और 36 शहर के स्टेशन जहाँ पे पोलिंग रुकी रही है, इन आज के जो हुक्मरान हैं उनकी दहशत गर्दी की वजह से और जहाँ पे पुलिस चुप करके खड़ी रही है, वहाँ पे रिपोल कर लें। अगर रिजल्ट के अंदर नुमाया फर्क आता है तो उसके बाद हमें री इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, वरना
वहाँ पे जो हकीकी नुमाइंदे उस इलाके से इलेक्ट होके आए ताकि वो असेंबलियों में जाके अपनी ओपिनियन का इजहार करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अली परवेज, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपकी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि ऊपर बात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जब इंक्वायरी कर रही है तो इनकी बात से मुझे एक दो सवाल ये भी याद आए कि आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी कि कुछ खवातीन वोट कास्ट करना चाहती हैं, बाकायदा लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उनको अंदर नहीं जाने दे रहे, फॉर सम रीजन पोलिंग रोकी गई है। तो आई थिंक जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो फिर उन अफसरान को, उन मुतल्लिका लोगों को बुलाकर भी पूछना चाहिए और जस्टिफाइबल जवाबात जो हैं उन पर बात होनी। बिल्कुल, और ये बड़ा जरूरी है इस पे इन्वेस्टिगेट करना और इसको लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप डिले करेंगे तो मसला ज्यादा होगा, तो इसको जल्दी ही सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो मामला बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अगले मामले की तरफ चलेंगे जहां पर अली परवेज साहब बात कर रहे थे कि अवाम महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है और परेशान हाल है कि हालात क्या से क्या हो गए। और यूटिलिटी स्टोर एक ऐसा मंसूबा है जहां पर आपको सस्ती चीजें मिलती हैं, लेकिन अबू ज़र आई थिंक वो भी अब एक ख्वाब हो गया। और ओवर द वीकेंड जो एक बुरी खबर सुनने में आई वो ये थी कि घी, आटा, चीनी जो यूटिलिटी स्टोर पर मिलते हैं उनकी कीमतों को पर लग गए खाने पीने की चीजों को। और नोटिफिकेशन जो जारी किया उसमें मैं सिर्फ एक जिक्र अगर करूं तो घी 48 रुपए फी किलो, कुकिंग ऑयल 29 रुपए फी किलो महंगा हो। बिल्कुल, बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि अभी से ही कीमतें बढ़ रही हैं। तो रमज़ान से पहले तो जो हमारा ट्रेडिशन बन चुका है कि एक दफ़ा फिर से कीमतें बढ़ती हैं, तो ये कीमतें कहाँ जाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। और फिर जो कीमतें अगर किसी चीज़ की कम भी होती हैं यूटिलिटी स्टोर में, तो हमने ये हमेशा देखा है कि वो चीज़ें वहाँ पर मिलती नहीं है, वो उसकी वैसी शॉर्टेज होती है और जो चीज़ें मिलती हैं वो इतनी हाई प्राइस में होती है कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल सही, और ये कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से हमारी रिपोर्टर सबा वजीर ने, जो यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है। सबा, 203 रुपए जो फी किलो घी मिल रहा था वो 251 रुपए का हो गया, तेल 244 से 273 रुपए फी लीटर हो गया। और क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर पर ही मौजूद, यहाँ पर मैं आई हूँ तो यहाँ पर जो रेट लिस्ट लगी हुई है उसके मुताबिक जो आटा है वो 800 रुपये 20 किलो फरहाम जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर जो रेट लिस्ट लगी हुई है उसमें मुख्तलिफ जो घी है उनकी कीमतें जो है 170 रुपये लिखी हुई हैं। उसके साथ साथ अगर चीनी का जिक्र करें तो चीनी 68 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। लेकिन इस वक्त यूटिलिटी के जो रेट्स हैं वो यहाँ पर जो आवेज़ा किए गए हैं वही रेट्स पर चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। लेकिन अगर मैं बाहर की मार्केट्स का अभी विज़िट करके आई हूँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है घी से लेके चीनी, आटा जो है वो भी बहुत महंगा हो गया है। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर में जो ब्रांडेड तेल और घी पड़े हुए हैं और उनकी जो कीमतें हैं वो 300 से 350 रुपये जो है वो मिल रही है। और बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर चीज़ की बढ़ गई हैं। कोई वजह खास नजर आई है? क्या वजह है कि एकदम से दोबारा से रेट बढ़ गए? खासकर यूटिलिटी स्टोर में, ऊपर मार्केट में तो अपने रेट होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर में रेट बढ़ने की क्या वजह बताई गई है? यूटिलिटी स्टोर में जो रेट बढ़ने की वजह है वो ये है कि रमज़ान की आमद है और एकदम से अगर ये 30 से 40 रुपये हर चीज़ पर महंगा जो किया गया है तो आवाम को भी ये दिखाना है कि यूटिलिटी स्टोर पर अभी महंगाई है। तो जैसे ही रमज़ान आएगा वही कीमतें थोड़ी 10-20 रुपये करके एक रमज़ान का रिलीफ पैकेज जो है वो दिया जाएगा। जी कंटिन्यू कीजिए। इस वक्त भी मैंने यहाँ पर विज़िट जी सबा, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। हम सिर्फ आपकी बात सुन रहे थे और फैक्ट्स देख रहे थे। और अभी जैसे आप जिक्र कर रही हैं कि ये जो एक टेक्निक है कि रमज़ान से पहले बढ़ा दिया और रमज़ान के बाद थोड़ा करके कह दिया जी हमने रमज़ान पैकेज दे दिया। मुझे ये कहिएगा कि क्या शेल्फ्स पर चीज़ें मौजूद हैं? क्योंकि अक्सर यूटिलिटी स्टोर पर ये भी शिकायत आती है कि अशिया मैसर ही नहीं है। ये भी ऐड कर दीजिएगा अपने जवाब में। जी, इस वक्त मैं जिस यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ वहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो सारी मौजूद हैं। यहाँ पर दालें भी मौजूद हैं, चीनी भी मौजूद है, लेकिन आटा जो है इस वक्त थोड़ी आटे की किल्लत है और जो अभी तक तो नहीं पहुँचा। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर जो आटे की कीमत है वो 20 किलो का थैला जो है वो 800 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन अगर यही आटा हम बाहर से लेते हैं तो बाहर ये हमें 1000 और 1500 या 1800 तक का मिल रहा है, क्योंकि कीमतों में कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं देखा जा रहा। थोड़ी बहुत कीमतों में फ़र्क आता है तो एकदम से महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। इस वक्त भी यहाँ पर चीज़ें तो पड़ी हुई हैं, लेकिन ग्राहक जो आ रहे हैं उनका यही कहना है कि बाहर जाएं तब भी चीज़ें महंगी हैं, यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक फ़र्क जो है वो हो गया है। अगर सस्ता तेल या घी लेते हैं तो उसमें सेहत के मसाइल हो जाते हैं, अगर ब्रांडेड लेते हैं तो वो इतना ज़्यादा महंगा है कि कानों को हाथ लगा कर ही आवाम जो है वो वापस जा रही है। इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात है क्योंकि महंगाई जैसे
जी जी, यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो वाफर मिकदार में ही मौजूद हैं। घी देख लें और चीनी देख लें, उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी मसाला जात हैं, दालें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बाहर से काफ़ी हद तक जो कीमतों में ना थोड़ी कमी, लेकिन सबा वो बात अभी कन्विंसिंग नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही कि ये क्या वजह है कि आपने कहा कि चीज़ें अवेलेबल हैं, रेट ज़्यादा कर दिए गए, रमज़ान की आमद भी तो रमज़ान अप्रैल मिड में आना है, तो अभी से रेट बढ़ाकर वापस कम करना, ये किसने टेक्निक आजमाई है? ये गवर्नमेंट की तरफ से रेट बढ़ाया जा रहा है या कोई और ऐसा माफिया जो कि ये कर रहा है कंट्रोल? कुछ जवाब इस बारे में समझ में आया? जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही हो रहा है कि रेट्स जो हैं आए दिन एक नए रेट्स जो हैं वो आ रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें हों या वो खाने पीने की अशिया हो या सब्जियां या फल हों, क्योंकि कीमतें आए दिन बढ़ती ही जा रही हैं। रोज़ाना ही मार्केट्स का चक्कर लगता है, रोज़ाना ही यूटिलिटी स्टोर्स भी आते हैं, मार्केट्स भी जाते हैं, लेकिन हर दिन एक नई कीमत में हमें चीज़ जो है वो यहाँ पर मिलती है और प्राइस कंट्रोल जो है वो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से अगर 10 रुपये चीज़ में बढ़ा दिया जाता है तो दुकानदार जो है अपने मुंह मांगी रकम जो है वो मांगते हैं 20 रुपये या 25 रुपये। बहुत शुक्रिया सबा, आप हमारे साथ मौजूद थी इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स और जहाँ पर चीज़ों की कीमतें तो बढ़ा दी गई हैं। आपने एक बात बिल्कुल ठीक की कि ओपन मार्केट में सूरत हाल इससे भी ज़्यादा खराब है। यूटिलिटी स्टोर में कीमतें बढ़ी हैं लेकिन वो ओपन मार्केट के कंपैरिजन में कम है, और ओपन मार्केट में जहां आटा 800 रुपए यूटिलिटी स्टोर पर मिल रहा है, वहीं पर 1000 रुपए के अराउंड जो है वो बिल्कुल। और बड़ी अफसोसनाक ये भी बात है कि रमजान की आमद उन्होंने बोला अभी तो 1.5 महीना पड़ा है रमजान में, और अभी से अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो रमजान के करीब जाकर जैसे ही लोग इस चीज़ का फायदा उठाना शुरू हो जाते हैं, वो बड़ा अफसोस होता है कि हमारे यहाँ पर रमजान जिसमें फेस्टिवल लगना चाहिए कीमतें कम हो, यहाँ पर उल्टा कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ा दी, पहले बढ़ा देते हैं फिर कम कर देते हैं और आपकी जिंदगी पर एहसान कम करेंगे। यही इन्होंने किया ना, यूटिलिटी स्टोर में उन्होंने कहा कीमतें बढ़ा दी हैं, बाद में थोड़ी सी कम कर देंगे 20% या 10% और कहेंगे रिलीफ मिल गया। आपको लगता है इस दफा रमजान पैकेजेस जो अनाउंस किए जाएंगे वो एक्चुअली उसके ऊपर जो है वो कुछ इम्पैक्ट होगा? रमजान सस्ते बाजार लगेंगे जहाँ पे गरीब को रिलीफ मिलेगा? लगना तो चाहिए, लेकिन आइडियली तो हम बहुत कुछ कहते हैं कि जी ऐसा होगा, होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंप्लीमेंटेशन क्या होती है, प्रैक्टिकली होता क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ जो कि अभी हमने देखनी है कि ये इसके पीछे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि रमजान में अभी 1.5 महीना पड़ा, किसने कीमतें बढ़ाने के लिए ऑर्डर्स दिए? वो कह रही गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया, यूटिलिटी स्टोर तो गवर्नमेंट डील करती है उसको। बेसिकली घी और ऑयल तो गवर्नमेंट अपना नहीं बनाती है, ये डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं, बट आल्सो चेक एंड बैलेंस इसके ऊपर जरूर होना चाहिए। एनीवेज मूविंग ऑन, और आपको एक और खबर सुनाते हैं एक्वाडोर से, जहां पर टीवी रिपोर्टर जो है वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था और इस दौरान ही वो लुट गया। मतलब उसका कैमरा ऑन था, ही वाज कट ऑन टीवी, और आप ये वीडियो देखिए कि मुसल्लह शख्स की कार्रवाई जो है वो कैमरे में महफूज हुई कि उसने आके गन पॉइंट के ऊपर उसके अंदर कॉन्फिडेंस देखें कि उसे कोई डर नहीं है कि मैं कैमरे में आ रहा हूं और मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, और जितना ये वायरल हुई है एक्वाडोर में हर शख्स इसको देख रहा है, लेकिन कोई अभी तक इसको पकड़ नहीं सका। ये बहुत बड़ा मसला है। आप देखा उसने मास्क पहना हुआ ना, कोरोना से बचने के लिए उसने मास्क पहना, पिस्टल दिखाई है, आराम से मोबाइल फोन लिया और निकल गया। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाजी है जो बराह रास्त कार्रवाई कर रहे थे, बराह रास्त रिपोर्टिंग कर रहे थे, और उनके साथ ये कार्रवाई हो गई कि राजन जो है अचानक नमदार हुआ, उसने कैप पहनी हुई थी, मास्क पहना हुआ था, लूट के वो गया। ऐसे कभी वाकया पहले देखा आपने? मैंने तो वैसे पहली दफा देखा है कि मतलब लाइव रिपोर्टिंग हो रही हो, हाँ इंसिडेंट दूसरे हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से आपकी स्नैचिंग का वाकया देखते हैं ना, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सामने आती है लेकिन मुलजिम नहीं पकड़ा जाता। आई थिंक पता नहीं वो लाहौर में होता है, वैसे में होता है, इस्लामाबाद में होता है, मींस पाकिस्तान में होता है, बट आई डोंट नो वहाँ पे अब ये पकड़ा जाता है या नहीं जाता, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल थी। एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में मजीद 16 अमवात और 1160 नए केसेस गुज़श्ता 24 घंटों में सामने आए हैं। और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मुजमुई तादाद जो है 12,617 तक पहुँच चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की मुजमुई तादाद 5,72,334 है। और ये भी कहा जा रहा है जी कि फर्स्ट मार्च से मौशी सरगर्मियाँ बहाल हो जाएंगी। क्या वाकई सिचुएशन कोरोना की थोड़ी बेहतर हुई है या फिर अभी भी कोरोना की सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं है? इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लाहौर से फोकल पर्सन कोरोना है जनरल हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा जो इस वक्त सिचुएशन है, हम जिक्र भी कर रहे हैं कि कोरोना के केसेस जैसे बढ़े अभी थोड़े से ग्रेजुअली कम हुए हैं, कितने कम हुए हैं? अस्पतालों में इस वक्त सिचुएशन क्या है जो कि आपने देखा, कुछ बेहतर हुई है? देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोरोना के केसेस इस दफ़ा जब पीक पे भी गए हैं तो उस लेवल पे नहीं गए जो हमने लास्ट ईयर जून या जुलाई में देखे थे।
हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो मोस्टली अपनी कैपेसिटी में ही टैकल कर रहे थे और मेजर रेफरल जो हो रहा था पेशेंट्स का लाहौर में वो म्यू हॉस्पिटल में हो रहा था जी। बट ये इस दफ़ा जो चेंज है पिछली दफ़ा से वो ये है कि जो लेवल रिड्यूस हुआ है वो एक जगह पे आके सस्टेन कर गया है, एक जगह पे वो स्टे कर गया है। अब वो डाउनफॉल उसका उस तरह नहीं है। लास्ट टाइम जब इसने पीक अचीव की थी उसके बाद आपने देखा होगा कि सडनली डाउनफॉल आ गया था। तो एक हद तक रिडक्शन के बाद अब एक सस्टेन लेवल है जो पिछले कोई 4-5 वीक से एक कांस्टेंट लेवल पे चल रहा है। आप देखें डाटा उठा के 1200 से 1500 तक के आपके पेशेंट पर डे आ रहे हैं। जी, आपने कहा कि फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा और एक ही लेवल है जो मुसलसल चल रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब कम तो हुआ ना। सेकेंड वेव में भी हम 4000 ऑलमोस्ट पर डे केसेस पर चले गए थे, बट अब अगर 1200-1300 केसेस जो पिछले 2-3 हफ्तों से रिपोर्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि ग्राफ डाउन तो हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि मार्च में मुआशी सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी, स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है कि वी आर देयर येट कि हम अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और अपने दोबारा नॉर्मल रूटीन की तरफ जाना वापस शुरू हो जाए? देखिए, अगर आप ये लास्ट 3-4 मंथ देखें तो जो हमने SOPs का हाल किया है, मैं नहीं समझता कि किसी भी जगह पे प्रॉपर SOPs फॉलो किए गए। मैं पब्लिक स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। और जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था इस वायरस की ग्रोथ के लिए, जो कोल्ड वेव भी थी, उसके बावजूद हम उस पीक को नहीं टच कर पाए। तो साइंटिफिकली ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ? तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हम लोग ऑलरेडी सिग्निफिकेंट नंबर में एक्सपोज हो चुके हैं। इस वजह से हमारे नंबर जो हैं वो उतने लेवल पे नहीं गए। हमारा एज अ पल्मोलॉजिस्ट डर जरूर हमारे जहन में था कि इस दफ़ा सर्दियों में जो वेव चलेगी वो हमें बहुत तंग करेगी। लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत लॉकडाउन किया था, उससे फ़ायदा ये हुआ कि वो पीक नहीं अचीव हुई जो एक्सपेक्टेड थी। हम अब माशी सरगर्मियाँ कब तक रोक सकते हैं? हमें इसको चलाना तो ही है ही। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और हैंड हाइजीन के साथ आई थिंक अब हमें उसको ग्रेजुअली स्टार्ट करना चाहिए और इसको असेस करना चाहिए। ये नहीं कि स्टार्ट हो गई तो कंटिन्यू रखें। आप 2 वीक्स का टाइमलाइन रखें। 2 वीक्स के बाद आपकी जो वेव फॉर्म आपको नजर आती है, जो केसेस नजर आते हैं, उस डाटा के मुताबिक अपनी अगली 2 वीक्स की पॉलिसी बने। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि केसेस उतने ज़्यादा नहीं हुए जितने लास्ट ईयर जून जुलाई में थे, लेकिन अभी जो केसेस हुए हैं वो अभी ग्रेजुअली कम हुए, लेकिन अब एक स्टेबल हो गए हैं। मतलब ये 1000-1200 रोजाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। इससे कम ना होने की वजह क्या है? आपको क्या लग रहा है कि इसकी वजह क्या है? लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, या अभी भी परेशानी है, या फिर कोरोना उस तरह से फैला नहीं है और फिर दोबारा भी फैल सकता है? क्या इस वक्त सिचुएशन, वजह क्या नजर आई आपको? देखिए, अपेरेंटली वजह तो यही है कि मैंने आपको बताया SOPs कोई फॉलो नहीं। आप जाके देखें, जिसको भी कोरोना होता था उससे जब भी सवाल पूछा जाता था कि आपने क्या ऐसी एक्टिविटी की है, तो मोर देन 70-80% लोग कहते थे हमने शादियां अटेंड की हैं। और शादियां आपकी उसी तरह ही चली हैं और उसी तरह लोग एक दूसरे को मिले हैं। और ये लेवल कांस्टेंट इस वजह से है कि हमारी एक्टिविटी उसी तरह ही मुस्तकिल चल रही है ना। आप देखें कि लोगों की जो सोशल एक्टिविटी है वो तो कहीं पे बंद नहीं हुई। आप अगर रिलीजियस एक्टिविटी को देखें, आप जुम्मे की नमाज में जाके देखें या और नमाजों में देखें, आपके SOPs बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। आप कोई इज्तिमा, आप कोई फेस्टिवल में जाके देख लें, आपकी जो SOPs हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो ये तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, इसके बावजूद ये एक अच्छी बात नहीं है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी हर्ड इम्यूनिटी कह लीजिए या कोई ऐसी लॉजिक्स कह लीजिए जो समझ नहीं आ रही कि हमारा ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत डाउन है। हम अपने नेबर कंट्री से ही कंपैरिजन कर ले तो इंडिया इज ऑन टॉप। जी, आपकी बात कर ये इतना मुश्किल नहीं है समझने के लिए हमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली डाटा को और एनालाइज करना पड़ेगा। हमारा जो पॉपुलेशन अबव 60 ईयर एज है वो 4 to 6% है जी। और बाकी सारी पॉपुलेशन बिलो 60 है। जो डेथ टूल जिन कंट्रीज में भी देखा गया उनमें जो अबव 60 था उसमें डेथ सबसे ज्यादा देखी गई। तो हमारी क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा शामिल है इस वजह से हमारी डेथ कम हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, ये बड़ा ज़रूरी भी है। और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को अल्लाह ताला मजीद महफूज रखे, पूरी दुनिया को कोरोना से बचाए, ये बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए SOPs की जो फॉलोइंग है वो बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने जिक्र किया सिचुएशन क्या है। अच्छा, एक तो चीज़ है ना, SOPs की खिलाफ वर्जी थोड़ी सी हुई है, थोड़ा सा सख्ती ज़्यादा हुई है। ही वाज राइट अबाउट इट। SOPs लोगों ने एक्चुअली उस तरह से फॉलो नहीं किया, ये वो चलता रहा। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने थोड़ी सख्ती भी की, अल्हम्दुलिल्लाह केसेस कम हुए। अब जो एक आती है ना लाइट हमें नजर आ रही है एट द एंड ऑफ द टनल, वो ये है कि वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहुंच गई और वैक्सीन की वजह से इंशाल्लाह आइंदा चंद महीनों में बहुत से लोग जब वैक्सीनेट हो जाएंगे तो फिर मामला मजीद बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। अब चाइनीज वैक्सीन का जो हम जिक्र कर रहे हैं, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रही है, वो तो एक जानिब, लेकिन इसके अलावा अब कोवैक्स पाकिस्तान को वैक्सीन फराहम कर रहा है और जून तक ये कहा जा रहा है कि मजमूई तौर पर 22.7 मिलियन वैक्सीन की डोजेज जो हैं वो फराहम कर दी जाएंगी। और कोवैक्स पाकिस्तान को वैक्सीन 3 मराहल में फराहम करेगा, जिसमें पहली
खेप जो है 5.6 मिलियन की वो मार्च के आखिर तक पाकिस्तान को मिल जाएगी। और इसके बाद पहले हफ्ते में 2.8 मिलियन और फिर दूसरे हफ्ते में 2.8 मिलियन मजीद डोज मिलेगी। एनसीओसी ने यह भी कहा है कि मार्च के खत्म तक कोरोना वैक्सीन की 5.6 मिलियन डोजेज पाकिस्तान पहुंच जाएंगी और फिर जून तक 17.1 मिलियन वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच जाएगी, जिसके बाद जून में मजमूई तौर पर 22.7 मिलियन डोजेज फराहम हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको एक खुशखबरी भी सुनाते चलें कि अब जो है हेल्थ वर्कर्स के बाद चूंकि दीगर कंपनीज की जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान आना शुरू हो गई है, तो 60 ईयर्स से प्लस जो लोग हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराना शुरू कर दें। बड़ा ही आसान तरीका है, आप लोग अपने अपने घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको रजिस्टर कराएं, 1166 पर SMS भेजिए और रजिस्ट्रेशन कराइए। उनका ID कार्ड नंबर जो है वो आपको भेजना पड़ेगा, तो वो सिस्टमैटिकली ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा और वो उस क्यू का हिस्सा बन जाएंगे, जिसके तहत सबसे पहले जो SOP गवर्नमेंट ने बनाया था कि हम 60 ईयर्स प्लस वालों को वैक्सीन लगाएंगे। पहले 65 हुए और अब 60 प्लस हो गए हैं और अब इसके बाद चूंकि तमाम जो मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड लोग हैं उनको ऑलरेडी मिल रहा है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को ऑलरेडी वैक्सीन लग रही है, तो ग्रेजुअली ये लिमिट भी कम होती जाएगी। फिर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च या अप्रैल के एंड तक पाकिस्तान में मेजॉरिटी में लोग ये वैक्सीन लगवा सकेंगे। बिल्कुल। और फाइजर वैक्सीन का बड़ा जिक्र हो रहा था जी, जो अमेरिका में बनी थी, तो उसके लिए भी एक खबर ये है जी, यूनिसेफ ने अब कंटेनर्स हमें दे दिए हैं जिसमें ये महफूज रह सकेगी वैक्सीन, -80 तक उसको रख सकेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगले 3 माह के दौरान पाकिस्तान आने का इम्कान भी है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक रशियन वैक्सीन का भी जिक्र किया था, वो भी रूस से जो तैयार करदा वैक्सीन है वो भी पाकिस्तान इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। तो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है अगले 3 से 4 महीने में हमारी जो वैक्सीन की खेप है वो तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि हम आम लोगों के लिए वो आराम से प्रोवाइड कर सकेंगे एंड ऑल्सो वो प्राइवेटली अवेलेबल भी इंशाल्लाह। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसको आपको फैसिलिटेट कर सकेंगे आइंदा चंद महीनों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ इस तरफ बढ़ रही है कि जैसे वैक्सीन अवेलेबल होगी पाकिस्तान में केसेस भी कम होंगे और आइंदा भी इस बीमारी से लोग बच सकेंगे इंशाल्लाह जी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक और खबर आपको देते हैं, और एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर है जी। चेयरमैन सेनेट संजरानी ने वफाकी दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद में टूरिस्ट सफारी ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। और इस्लामाबाद में टूरिस्ट सफारी ट्रेन का जब उन्होंने इफ्तिताह किया तो इस मौका पर लोग भी मौजूद थे, बाकायदा ट्रेन को सजाया गया था। और अब ये ट्रेन अबुज़र हर एतवार को गोलड़ा से अटक तक चलाई जाएगी और रेलवे स्टेशन तक जो ये चला करेगी रूटीन में। ये बेसिकली टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए सफारी ट्रेन सयाहों को हसन अब्दाल और फिर अटक तक सयाहती मकामात की सैर करवाएगी। इफ्तिताह के मौके पर चेयरमैन सेनेट का ये भी कहना था कि रेलवे की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और ईवान बाला में पाकिस्तान रेलवे की तरक्की के लिए भरपूर ताउन भी किया जा रहा है। और रेलवे मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी रखती है, तरक्की इस वक्त जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, रेलवे की होनी भी चाहिए, दूर दराज के इलाकों तक रेल को ले जाएगी। और हुकूमत के इस विजन को उन्होंने वाज़े तौर पर सामने लाए। लेकिन टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आई कम्प्लीटली अग्री विद इट कि आप अपने रेल नेटवर्क को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता है बाहर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, खासतौर पर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, उसमें मेजरली अगर आप यूरोप और अमेरिका का जिक्र करें तो वहाँ ट्रेन पर ट्रैवल करना इज़ एक्सपेंसिव देन ट्रैवलिंग ऑन प्लेन। एग्जैक्टली, तो ट्रेन के टिकट जो है वो आपकी फ्लाइट से भी महंगा होता है। तो आई थिंक आई होप वी कम टू दैट पॉइंट जहां पाकिस्तान में भी कर रहे हैं काम, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन फिर जब टिकट महंगी होगी ना, सबसे ज्यादा शोर हम ही मचा रहे होंगे। टिकट महंगी कर दी लोगों के लिए, इतना आसान था, क्यों ऐसा मुश्किल कर दिया। खैर अभी इस वक्त इस ट्रेन का फायदा कितने लोग उठाने वाले हैं, सयाहती जो इस वक्त पाकिस्तान इस पर प्रमोट कर रहा है सयाहत को, उसके लिए कितना फ़ायदा होगा। रोजीना अली ने हमें ज्वाइन किया, इस्लामाबाद से हमारी रिपोर्टर हैं, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रोजीना, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, वेरी हैप्पी, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आपका मौसम जो है वो पीछे बड़ा अच्छा लग रहा है इस्लामाबाद का, इसका मतलब एक्चुअली गुड मॉर्निंग है। तो रोजीना फटाफट से हमें बताएं, ये सफारी ट्रेन जो है ये कितने दिन चलेगी, टिकट क्या होगा, रूट क्या होगा इसका? जी बिल्कुल, इस्लाम के शहरियों के लिए इस अच्छे मौसम की तरह खुशखबरी ये पहुंच चुकी है कि सफारी ट्रेन का यहाँ पर कल इफ्तिताह कर दिया गया। और सफारी ट्रेन जितनी दिखने में खूबसूरत है, सफ़र उसका उतना ही अच्छा है। कल इफ्तिताह के रोज़ हमने भी उसमें ट्रैवल किया और रावलपिंडी से ये चला करेगी अटक खुर्द के मकाम तक, जिसमें 7 मकामात आएंगे और सातों के साथ जो सयाहती मकाम हैं बहुत अहमियत के हामिल हैं और हफ्ते में 2 रोज़ चलाई जाएगी ये।
और हफ्ता और इतवार के रोज़, क्योंकि वीकेंड होता है और वीकेंड पे ज़्यादातर लोग सैर व तफरी का प्लान बनाते हैं, इसलिए वीकेंड का इंतखाब किया गया है कि हफ्ते और इतवार के रोज़ शहरी निकले, अपने फैमिली के साथ निकले, दोस्तों के साथ निकले सफारी ट्रेन में। सफारी ट्रेन की हर बोगी जो है उसमें अलग एक बैठने का इंतज़ाम है, अलग उसका स्ट्रक्चर है और हर जो उसकी कार है, जो बोगी है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बड़ों के लिए उसमें 1000 रुपीज़ का टिकट उसमें रखा गया है, छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए 500 रुपये का टिकट। और जो सैलून है, क्योंकि सैलून बहुत ही जितना एक लग्जरी है, उसका जो अंदर सेटअप है तो यकीनन अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसका टिकट भी महंगा है, उसका 3000 रुपये का टिकट रखा गया है। तो जब हमने मालूम किया कि क्या ये 1 साइडेड होगा या 2 साइडेड होगा, तो मालूम हुआ कि सफारी ट्रेन का ये 2 साइडेड का टिकट होगा। सफारी ट्रेन शहरियों को लेकर भी जाएगी और फिर वापस भी लाएगी। इसमें जो हसन अब्दाल का मुकाम आता है, जो कि बहुत ज़्यादा तारीखी एतबार से भी अहमियत का हामिल है और वहाँ पर चूँकि सिखों का गुरुद्वारा है, इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है। अटक खुर्द की बात करें तो अटक का जो पुल है वो इतना अट्रैक्शन का बायस है शहरियों के लिए। और कल भी हम देख रहे थे जितने जो शहरी गए और वो इतने एक्साइटेड थे वहाँ पर पहुँचकर, और वहाँ के जो नज़ारे और अटक खुर्द का जो मुकाम है वो चारों तरफ से आप बता रही हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं जिससे लोग एंजॉय भी कर सकते हैं। रुजीना, ये बताइएगा कि ये जो गाइडेड टूर होगा या फिर लोगों को बस इस ट्रेन पर रवाना कर दिया जाएगा कि खुद ही जाने, और इसके अलावा ये बताइए कि कितने घंटे का ये टूर है जो कि मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, रावलपिंडी से जब ट्रेन चला करेगी तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक का सफ़र है जब अटक खुर्द के मुकाम तक पहुंचेंगे। और ये जो ट्रेन है ये मुख्तलिफ मकामात पर रुकेगी और डिफरेंट जो स्टेशन हैं, जिसमें रावलपिंडी के बाद गोल्डा रेलवे स्टेशन, गोल्डा जिसमें बरे सगीर से रेलिवेंट भी इसकी बड़ी तारीख है और वहाँ पर म्यूज़ियम बने हुए हैं 2, और बहुत वहाँ पर उन म्यूज़ियम में बरे सगीर से जुड़ी हुई तारीख भी हमें नज़र आती है, जिस पर हमने कई रिपोर्ट्स बनाई हैं। तो शहरी वहाँ पर उतर के वो म्यूज़ियम वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। फिर आगे हसन अब्दाल भी स्टे करेगी स्टेशन पे, अटक शहर आएगा, उसके बाद अटक खुर्द का मुकाम है, टेक्सला का बीच में स्टेशन आता है। और इसी तरह जो है वहाँ पर जब अटक में भी पहुँचेंगे तो अटक में भी म्यूज़ियम भी बना हुआ है, और ये जो म्यूज़ियम है ये रेलवे से रेलिवेंट है म्यूज़ियम, और उसमें रेलवे की तारीख से जुड़े जो पुराने इक्विपमेंट हैं, जो इंजन से जुड़े इक्विपमेंट हैं, या जो सायरन बजा जाता था, जितने भी जो हैं तब टोकन सिस्टम कैसा होता था, एक एक चीज़ उन म्यूज़ियम में रखी गई है। तो शहरी वहाँ पर उतर के कुछ देर वहाँ पर विजिट करेंगे उनके लिए। जी रजीना, आप जिस तरह से ये बता रही हैं कि डिफरेंट स्टॉप्स पर रुकेगी ट्रेन और लोग वहां पर जाएंगे, अब जरा ये भी बता दीजिए, अभी शो ये खबर ब्रेक करने से पहले या बात करने से पहले मैं और अबूजर ये कह रहे थे टिकट ज्यादा होना चाहिए, टूरिज्म इसी में प्रमोट होता है, लेकिन टिकट सुन के मैं परेशान हो गई ना। एक फैमिली के अगर 5 लोग होंगे, 1000 रुपया पर पर्सन, तो 5000 रुपया वो अफोर्ड नहीं कर सकेगा। एग्जैक्टली 500 रुपया बच्चों का। तो इस पर शहरियों के कुछ रिजर्वेशन नहीं है कि टिकट ज्यादा है? शहरियों से जब कल हमने इस हवाले से बात की थी तो यकीन करें कि शहरियों के ये तासुरात है कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे, वो एक्साइटेड थे कि हमारे लिए एक ऐसी सफरी सहूलत है कि हम बासानी ट्रेन के ज़रिए सफ़र करके मुख्तलिफ तारीखी मकामात तक जा सकते हैं। क्योंकि अपनी गाड़ी में एक मकाम तक गए, वहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में होते हैं कि चलो आज यहाँ पर घूम लिया, फिर कभी प्लान बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो एक्साइटेड ज़रूर थे। फैमिली की बात है, अगर मैं जाना चाहूँगी तो मैं अपनी फैमिली के साथ सैलून को प्रेफर करूँगी, क्योंकि सैलून को एक तो उसका जो स्ट्रक्चर है, अंदर सैलून के अंदर बेडरूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, डाइनिंग रूम भी है, किचन भी है, सेपरेट बात भी है। तो और ये मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जी रोजीना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोट करने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेल, थैंक यू सो मच रोजीना फॉर बीइंग विद अस। एंड जबरदस्त, अगर आप इस्लामाबाद या उसके अतराफ में रहते हैं या इस्लामाबाद घूमने जा रहे हैं तो याद रखिएगा ये सफारी ट्रेन का जो पूरा एक ट्रैक है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें ये शामिल हो गया, जब भी मौका मिलेगा पिंडी या इस्लामाबाद जाने का तो इंशाल्लाह मैं तो ट्रैवल करने लगा। जरूर ट्रैवल करिएगा, जरूर करिएगा जब भी मौका मिले, जब भी। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं हम, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंट है और इसको प्रमोट करना बड़ा ज़रूरी होता है, और टैलेंट ऐसे होता है ना उभर उभर कर सामने आ रहा है। एक और टैलेंटेड खातून पाकिस्तान की अकाउंटिंग ACCA का एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उस इम्तिहान में उन्होंने दुनिया भर से टॉप किया है और पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। बिल्कुल, खवातीन किसी तौर पीछे नहीं है और ये हम साबित करते रहेंगे इंशाल्लाह। और ज़ारा नईम ने ये बात साबित भी की, लाहौर से उनका ताल्लुक, और अपने ACCA के एक एग्जाम में उन्होंने पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में सबसे ज्यादा नंबर लिए। तो ज़ारा हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।
वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग। थैंक यू सो मच ज़ारा एंड कंग्रेचुलेशंस। नॉर्मली ये समझा जाता है कि लड़कियां और ख़वातीन जो हैं वो इस तरह के ड्राई सब्जेक्ट्स को ये समझती हैं कि ये मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, वो ACCA हो जाए, वो बाकी चीज़ें हो जाए, बट यू हैव प्रूव्ड दैट माइंडसेट रॉन्ग और आपने ना सिर्फ उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी बल्कि वर्ल्ड में टॉप कर लिया। ये आई बिलीव कि आपकी बात होती है और फैमिली अगर आपको सपोर्ट आपकी जो करियर एस्पिरेशंस हैं उनमें, तो लड़का है या लड़की है वो चीज़ मैटर नहीं करती। बिल्कुल सही, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है ज़ारा, लड़का हो या लड़की ये चीज़ मैटर नहीं करती, जो मैटर करती है वो परफॉर्मेंस है और वो ज़बरदस्त आपने दिखाई है। तो बताइएगा थोड़ा ACCA का सफ़र जो आपने किया, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपने टॉप किया है, मतलब एक्सपेक्ट कर रही थी, कितनी तैयारी की थी, दुनिया को हैरान कर दिया आपने? इनिशियली काफ़ी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए प्रिपरेशन करना, क्योंकि कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी और उसकी आदत बिल्कुल नहीं थी और सब कुछ नया था। लेकिन आई गेस क्योंकि वो डर था कि कहीं उसकी वजह से जो मुश्किल पेश आ रही थी, तो मेहनत उसके लिए और ज़्यादा की, जिसकी वजह से आई बिलीव कि मैंने इतना अच्छा स्कोर कर पाई। बिल्कुल सही। अच्छा, जो इतना अच्छा स्कोर करते हैं ज़ारा, जनरली उनके बारे में ये सोचा जाता है कि वो बड़े नर्ड टाइप होते हैं, हर वक्त किताबों में घुसे हुए, पेन पकड़ा हुआ है, बुक पकड़ी हुई और कैलकुलेशंस चल रही हैं, खास तौर पर ऐसे सब्जेक्ट में। सो आर यू दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, मतलब किताबी कीड़ा या सॉरी नर्ड इस तरह जो कहा जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब मैं अपनी बुक्स के पास होती हूँ तो सिर्फ मेरा बुक्स पे ही ध्यान होता है। अदरवाइज आप प्रोडक्टिव तभी रहेंगे पढ़ाई में भी, आप तभी एक्सेल करते हैं जब आप अपनी दूसरी एक्टिविटीज भी करते रहें, ताकि आपका दिमाग जो है वो फ्रेश रहे, उसको थोड़ा तो ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ारा, जब आपने कहा जब आप बुक्स के पास होती हैं तो सिर्फ बुक्स पढ़ती हैं, जब आप बुक्स के पास नहीं होती हैं तो फिर आप क्या करती हैं? क्या ऐसे आपको मतलब हैबिट्स हैं कुछ ऐसी जो कि आपको पसंद है? मेरी आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं, या फिर मैं आई डू मेकअप एट होम, या फिर जब मुझे ब्रेक मिल जाए पढ़ाई से, इंस्टीट्यूट से, तो आई टेक क्लाइंट्स और आई डू मेकअप फॉर देम। और उसके अलावा फिर अगर मुझे घर से निकलने का भी दिल नहीं कर रहा तो आई डू ऑनलाइन गेमिंग। अच्छा, मतलब आपने अपनी हॉबीज जो हैं वो इंटैक्ट रखी हुई हैं एंड यू आर अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एज वेल। सो ACCA का ध्यान कैसे आया? ACCA जो है वो किसकी इंस्पिरेशन में आप कर रही हैं, ये बड़ा मैटर करता है। बहुत से सक्सेसफुल लोग आप देखें तो वो अकाउंटेंट्स हैं, जो अब तो अकाउंटेंसी प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे, लेकिन आप उनके प्रिंसिपल्स जो अकाउंटेंसी से वो लेकर चले हैं, उनकी वजह से उनको बहुत सक्सेस मिली है। और प्लस ACCA इसलिए क्योंकि वो आपको मोबिलिटी ऑफर करता है ग्लोबली, तो यू कैन मूव फ्रीली अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पर भी है, आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आपने स्पेसिफाइड एक ही जगह पर रहकर काम करना है। ज़बरदस्त, बाकी ये बड़ी ज़बरदस्त एक तो फील्ड भी है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरी दुनिया में है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर जहाँ पर बात आई एक्सेप्टेबिलिटी की, तो आपके जैसे ही टॉप करने की खबर आई तो पूरी दुनिया में इसका चर्चा भी हुआ, सोशल मीडिया पे माशाल्लाह बड़ा जिक्र हो रहा है। वफाकी हुकूमत भी, आपके वज़रा जो हैं वो भी आपको बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है। कैसा लगा आपको ये देख कर? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इनिशियली बहुत शॉक हुआ था कि ये चीज इतनी वायरल हो गई, पर आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी गवर्नमेंट भी इसे अप्रिशिएट कर रही है एंड लड़कियों के पढ़ाई को उसको हाईलाइट किया जा रहा है कि लड़कियां जो हैं दे कैन यू नो एक्सेल। बिल्कुल, वो एक्सेल कर सकती हैं, वो ग्रो कर सकती हैं। और जब एक बहस ये भी छिड़ गई कि लड़की लड़की को अप्रिशिएट कर रही है ऑन सोशल मीडिया, ये एक बहुत बड़ी बात है जो जनरली ऐसा देखा नहीं जाता। सो ज़ारा, आपको अप्रिसिएशन तो बहुत मिली, ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी। पाकिस्तानी एम्बेसी आयरलैंड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी आपकी तारीफ हुई, जो कि एक बड़ी बात है, बट इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। नाउ पीपल आर गोना लुक एट योर ट्रैक एंड पाथ कि अब आगे क्या होता है। तो ACCA आपका भी कंप्लीट तो नहीं है, कुछ एग्जाम्स आपके रहते भी हैं, सो आपको ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है कि अब मेरे ऊपर प्रेशर आ गया है, मैं आगे कैसे परफॉर्म करूंगी? नहीं, प्रेशर नहीं है। आई बिलीव थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी यस मुझे फील हो रही है, बढ़ती भी, लेकिन मैं हमेशा से बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड रही हूँ। तो मेरा जिस तरह पहले होता था कि मैंने अपने गोल की तरफ ही काम करना है, मेहनत करनी है, अभी भी मैं वही अप्रोच लेकर चलूंगी, थोड़ी और एफर्ट डालूंगी इन कंपैरिजन। बिल्कुल। तो ज़ारा बताइएगा, एफर्ट्स तो डालनी है और आगे भी जैसे आपके प्रोफेशन में जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आपने मजीद इसमें काम करना है। आगे प्लान्स क्या हैं ACCA के बाद? आगे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर इसी को लेकर चलेंगी? किस तरह से आपने अपना फ्यूचर को प्लान किया हुआ है?
मैं इसी प्रोफेशन में रहना चाहूँगी, अकाउंटेंसी के। अपनी मैं इंशाल्लाह इन द फ्यूचर, इन कमिंग ईयर्स, मैं अपनी फर्म खोलना चाहूँगी इन पाकिस्तान, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, होपफुली। बिल्कुल बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच ज़ारा फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आप जैसे लोग हमेशा पाकिस्तान रहेंगे और आप इसी तरह से साबित करते रहेंगी कि आप में किसी तौर भी टैलेंट की कमी नहीं है। और मुझे तो वैसे ही बड़ा प्राउड फील होता है जब लोग इस तरह से जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और ख़ास तौर पर वो लड़कियां हों। इतनी प्यारी क्यूट सी आप माशाल्लाह हैं। आई होप यू कंटिन्यू डूइंग। अच्छा, वैसे मैं एक थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मौका मिला, एसीसी का जिक्र हुआ, मैंने भी एसीसी के कुछ पेपर्स पास करने की कोशिश की, लेकिन आप रह गए थे ना, लेकिन इस हद तक मैं नहीं जा सका था। आपको मैंने उनके साथ बात इसलिए नहीं की, वो आपसे कर ली है, क्योंकि ये बाकी बड़े आई थिंक अभी अबू सर ना रेड होना शुरू हो गए, वो थोड़ा सा शर्मिंदा होना शुरू हो गए। लेकिन एसीसी बड़ी अच्छी डिग्री है, बड़ी अच्छी डिग्री है जी, बड़ी जबरदस्त है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे। फेसबुक के ज़ेर मलकियत मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अब शदीद तनकीद के बावजूद, आपको याद होगा बहुत हाइप व्हाट्सएप की प्राइवेसी के ऊपर पड़ी थी और बहुत ज्यादा इसको डिस्कस भी किया गया था। इसके बावजूद कि उनके ऑफिशियल अकाउंट से क्लैरिफिकेशन भी आई कि हम ये नहीं करने जा रहे, लेकिन फिर से वही पॉलिसी जो है वो अब नाफिज होने का ऐलान जी, ऐलान ये कर दिया है। उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप के सार्फिन को नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में आगाह करने के अंदाज में अलबत्ता तब्दीली देखने में आ रही है। थोड़ा सा उसको बेहतर किया गया है कि आप लोगों को बताया गया है, कम्युनिकेट किया जाएगा, बताया जाएगा कि हर चीज़ आपकी नहीं जो है वो हमारे पास आएगी। व्हाट्सएप ने जब शदीद तनकीद हुई थी तो अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को मई तक मौखर कर दिया था, कि डिले कर दिया, लेकिन अब ये ऐसे लग रहा है कि जो डिले किया है उसमें उन्होंने कोई रिवाइज नहीं की अपनी डिसीजन यही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल में लोगों को ज्यादा बताया जाएगा। मतलब बिजनेस पॉलिसी जो है वो उनकी कि आप फेसबुक के साथ लिंक हो जाएगी, उसको वेल एक्सप्लेन कर दिया गया है। नोटिफिकेशन का तरीकेकार डिफरेंट हो गया है। एंड रिमेंबर हमने वो स्टोरी भी की थी कि व्हाट्सएप इज ऑन नाउ स्टेटस, व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप ज्वाइन कर लिया, तो ये कुछ स्टेटस अपडेट्स होंगी नोटिफिकेशन की सूरत में जो आपको मिलेंगी, और उसके अंदर आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि अब व्हाट्सएप की पॉलिसी क्या है। परेशान नहीं होना, इट्स स्टिल एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, कि आपकी चैट्स, आपकी भेजी हुई तस्वीर, वीडियोस कोई नहीं समझ गए थे कि हर चीज शायद ये जो पब्लिक हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिजनेस डील्स हैं, वो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर कम्युनिकेट हो जाएगा कि ये हर चीज ऐसे भी नहीं है जिस तरह से लोग इसको प्रोपेगेंडा कर रहे थे। प्रोपेगेंडा कुछ ज्यादा हो गया था। बिल्कुल। इसी के साथ जरा कल्चर की बात कर लेते हैं और कलरफुल इवेंट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से अंदरून सिंध जिला घोटकी के इलाके सरदारगढ़ में ऊंटों की रवायती सकाफती रक्स के मुकाबले हुए हैं। बिल्कुल, और ये बड़े जबरदस्त मुकाबले होते हैं और ये रवायत है हमेशा से। मुकाबलों में अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से 20 से ज्यादा ऊंट शरीक हुए और फिर तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक ऊंटों के रक्स के मुकाबले में बडोमन नामी ऊंट ने पहली पोजीशन हासिल की है। मतलब आप देखें कितने मुश्किल होता है ना वैसे इनको ट्रेन करना, बाकायदा ऊँटों की प्रैक्टिस कराना और डांस स्टेप्स होते हैं कि किस बीट के ऊपर किस तरह से डांस करना। मतलब मैं तो अक्सर मुझे बड़ा फैसिनेट करता है, घोड़ों का भी बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन ऊँटों का भी आप देखिए कि वो अपनी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक टांगे हिला रहे हैं। और जैसे वैसे ये ठीक है कि आप चलें एटलीस्ट कल्चर के रिलेटेड हैं और उसके बाद आप इनको डांस सिखा रहे हैं, ये सही है। जो लड़ाइयाँ करवाती हैं ना जानवरों की, वो बड़ी अफसोस है, मुझे वो पसंद नहीं। लेकिन ये मजे का है ना, देखिए आपने उन्होंने अपने अपने ऊँटों को सजाया भी हुआ है और डिफरेंट जो है ना तरीकों से ट्रेडिशनल चादरें जो हैं वो उनके ऊपर हैं, और आप देखिए प्रॉपर्ली शेव किया हुआ है उनके बालों को, कि उसकी वो जो एक हम पाता है उसके ऊपर बाल रहे हैं और मूवमेंट्स भी नजर आए। देखिए ना डांस जो है वो सिखाना और फिर उनका सीखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितना टाइम लगाते हैं। बड़ा ये जो हमारा कल्चर है ये इंटरनेशनली बड़ा पसंद किया जाता है, क्योंकि म्यूजिक के साथ सिंध का कल्चर वैसे ही बड़ा इंटैक्ट है। और आई थिंक ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ना सिर्फ आप एक लाइटर नोट पर थोड़ी एनर्जी भी देती हैं कि थिंग्स आर हैपनिंग, कल्चर के अंदर ये चीज़ें जरूरी भी हैं, ये चीज़ें जरूरी भी हैं। आप कल्चर आपका जिंदा रहता है जब आप ऐसी पुरानी चीज़ों को भूलते नहीं है, उनको अपने साथ जोड़े रखते हैं, तो इससे मेरे ख्याल में आपका कल्चर ही प्रमोट होता है और एक एक्टिविटी भी नजर आती है। और सिर्फ डांस ही नहीं था, उनको इनाम भी दिया गया। एनीवेज जी, हमारे पास टाइम खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।